मन कुछ अतिरिक्त मुदित है क्योंकि आज भाव छात्र का है। सीखने की प्रक्रिया कुछ तेज होगी। हम एक कक्षा में हैं और ये मास्टर क्लास है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर। तो मुझे सिर्फ एक बात बतानी है, सबसे ग्रेव प्रॉब्लम अगर ये 3 डिस्ट्रिक्ट में कोई है तो वो नक्सलिज्म है, जिसे बाद में माओइज्म कहा गया। अभी श्रिंक हुआ है कुछ? नहीं, अभी कम हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वहां पता नहीं चलता है पुलिस लोगों को और सेंट्रल फोर्सेस को कि कौन सा यूथ कहां अट्रैक्ट हो गया है, डाइवर्ट हो गया है, डेविएट हो गया है। और बच्चों को भी याद होना चाहिए कि पहली बार भारत में सी शोर की मार्ग से टेररिस्ट लोगों ने जो बम्स लाए, आरडीएक्स लाए, वो कोकण में से लाए। दाऊद इब्राहिम कास्कर इज बेसिकली फ्रॉम रायगढ़। वहाँ उसकी डोगरी बसा। हाँ, और यहाँ से वो पूरे आरडीएक्स वगैरह जो उतारे गए सी शोर पे, वो यहाँ से उतारे गए। दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि। और जो नासिक के पास येवला है उसे बोलते हैं मुक्ति भूमि। अच्छा, वहां बाबा साहेब ने अनाउंस किया कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं हिंदू करके नहीं मरूंगा। नहीं, और हिंदुत्व का इश्यू जो बाला साहब ने निकाला, तो वहां का औरंगाबाद का डिवाइड ऐसा है कि हिंदुत्व की वोट्स मोर देन 60% और वहां की मुस्लिम कम्युनिटी मोर देन 22% औरंगाबाद मैं हिमालय में जाऊंगा, चेहरा हाँ। काला करूंगा। क्या 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 मैं हिमालय में जाऊंगा, काला चेहरा करूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं इसलिए जाऊंगा। शरद पवार ने बोला लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। पर ये तो महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है ना, सुबह कहीं शाम को कहीं। मराठवाड़ा से सबसे ज्यादा खबरें आती हैं सूखे की। क्या पानी की यहाँ बहुत समस्या है? कोई जलराशि नहीं है? क्या है? थोड़ा बहुत 8 दिन में आता है पानी अभी औरंगाबाद में, जालना में। और तो यहाँ पे बनती है बियर, हाँ, यहाँ पे बनती है वाइन। वाइन। यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए। एक बियर की बोतल बनाने के लिए कम से कम 20 लीटर पानी जाता है। वहाँ बियर के बोतल्स प्लांट ज्यादा है। ये कोल्हापुर, जो हमने कोल्हापुरी चप्पलें पहन रखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? यहाँ के कोल्हापुर पहलवान बहुत मशहूर हैं और शाहू जी महाराज की गद्दी वहीं पे थी। यहीं पे शरद पवार रोए थे छाते के नीचे। बारिश रोए नहीं थे, भावुक अपील की थी। बारिश में खड़े रहे थे। खासियत है कि है नंदुरबार की कि जितनी भी कांग्रेस की रैलीज देश में शुरू होती है, इंदिरा गांधी से लेके आज तक सबसे पहली रैली देश में कांग्रेस की टॉप लीडर नंदुरबार से शुरू करती है। अमरावती में है। अमरावती में नवनीत राणा जो हनुमान चालीसा फेम। या हनुमान चालीसा फेम। मैंने साहूजी मटन भी है इधर। हाँ, साहूजी मटन है। साहूजी मटन ज्यादा लोग यहाँ खाते हैं। जिसमें हचक के मिर्ची डाली जाती है। हाँ, क्या बात है। ऐसा खाने वालों ने बताया। नहीं सौरभ जी, आप बता रहे हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं। इनकी यही आदा हमें पसंद है। कल डिब्रूगढ़ में होते हैं, आज सुबह बारामती में होते हैं और शाम को यहाँ होते हैं। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की लोकसभा चुनाव की यात्रा देख रहे हैं। मन कुछ अतिरिक्त मुदित है क्योंकि आज भाव छात्र का है। सीखने की प्रक्रिया कुछ तेज होगी। हम एक कक्षा में हैं और ये मास्टर क्लास है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर। लल्लन टॉप के सुधी दर्शकों ने गौर भी किया और आदेश भी दिया गौर करने के बाद कि हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, असम और बिहार। यहाँ पर जब हम गए तो अब हम पत्रकारों के पास गए, संपादकों के पास गए और उनसे राज्य के भूगोल, इतिहास, वर्तमान के बारे में जानने की कोशिश की, राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की। उसी क्रम में मैं अपने फेवरेट शहर और महाराष्ट्र को प्रबोधन देने वाले शहर पुणे में हूँ और यहाँ पर ये रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म है जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। वहाँ पर ये कक्षा है, ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ के हैं और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, दे आर काइंड इनफ कि उन्होंने हमें अपनी कक्षा में ये पॉलिटिकल मास्टर क्लास आहूत करने का अवसर दिया, तो मेरी कृतज्ञता उनको। हमने 3 मास्टर्स को इनवाइट किया है, 3 वरिष्ठ संपादक हैं जिनसे मैं एक एक करके आपका परिचय करवाऊँगा और उसके बाद हम और ये विद्यार्थी भी इस बातचीत के उत्तरार्ध में उनसे सवाल पूछेंगे। ये हमारे 3 मेहमान हैं। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये संजय आवते सर हैं और ये लोकमत के एडिटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकमत समूह को भी शुक्रिया इनको इजाज़त देने के लिए। अरे साहब, ये क्रेडिट की लड़ाई बहुत है और क्रेडिट तो जहाँ ड्यू है वहाँ जाना ही चाहिए। अद्वैत मेहता साहब हैं और बोल भिडू के ये संपादक हैं। संपादक नहीं, बोल भिडू के संपादक सौरभ ही है। सौरभ पाटिल। मैं वहाँ पे पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हूँ, सीनियर रिपोर्टर जी। लेकिन हमारे जो संपादक है वो भी सौरभ ही है। अरे सर। और सर एक बात कहना चाहूँगा कि इसी वर्ग में मैं छात्र था। 97 ग्रेट फीलिंग देखिए वहाँ से 97 में।
बहुत अलग लग रहा है इतने सालों बाद। और ये समीरन वाल्वेकर। समीरन वाल्वेकर साहब हैं और ये इंडिया टुडे ग्रुप से इन दिनों जुड़े हुए हैं। तो इंडिया टुडे ग्रुप, पोलवीडू और लोकमत, ये हम तीन दोनों भी हमारे- इसी डिपार्टमेंट के स्नातक हैं। तीनों तीनों भी। ये और अगर मैं ये दोनों सीनियर्स है। लोकमत में मैं IBN लोकमत में भी था और मैं जी में था, तब ये सीनियर। तो वाह, ये दोनों ये इतना रैगिंग के रैगिंग के वजह से पहले ही बोल दो सीनियर है साहब। नहीं, और एक खासियत है कि हम तीनों ने यहाँ सिखाया भी है, वाह, बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन और और पोस्ट आज ग्रेजुएशन की के लिए। कक्षा में यहाँ बैठने के बाद मैं भी कहीं कह सकूंगा कि साहब मैं भी राणा डे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा हूँ, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। सही, विद योर काइंड परमिशन सर। जी, तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सर आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाएं, तीनों लोग। जी जी, माइक जो भी आप में से बोले वो माइक पकड़ ले। माइक पकड़ने का अभ्यास आप लोगों को हो गई। सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ महाराष्ट्र के इस नक्शे में कि जो हम लोग एक पारंपरिक विभाजन सुनते हैं, खानदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र वगैरह, ये जरा विभाजन की कहानी बताएं। कौन से जिले कहाँ पर आते हैं, कौन कौन से जिले हैं, और ये नामकरण की क्या कहानी है? देखिए, महाराष्ट्र का विभाजन, जैसे आपको मालूम है कि यशवंतराव चव्हाण जी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो भाषा के तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्यों की निर्मित हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में डिवीजन थोड़ी अलग तरीके की है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आप अगर कहोगे तो वो अलग है। आप अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहेंगे तो वो और भी अलग है। लेकिन जो भी प्रचलित डिवीजन है, जिसका जिक्र आपने किया, तो समझिए विदर्भ है। जी, तो विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो शुरू होता है अकोला से, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, जी, बाद में चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, जी, नागपुर, चंद्रपुर, जी, भंडारा गोंदिया, ये गढ़चिरौली, जी, ये 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं विदर्भ एरिया में। जी। अब हिंगोली मराठवाड़ा में आता है। ओके। तो ये यहाँ से शुरू होता है मराठवाड़ा। अच्छा, पहले हम थोड़ा विदर्भ को समझ लें। हाँ, आपने कहा अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा गोंदिया और गढ़चिरौली। नागपुर तो दूसरा सेकंड कैपिटल है महाराष्ट्र का, पहला कैपिटल मुंबई है। एक थोड़ा और डिवीजन बताऊंगा, पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ। अच्छा, तो जानने के लिए इजी, जो पहले स्टेज का वोटिंग हुआ जी, वो पूर्व विदर्भ में हुआ, जी। जैसे कि नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा गोंदिया, रामटेक। ओके। अब आज जो हमारा प्रोग्राम शूट हो ये रहा है, रामटेक वही कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से पीवी नरसिम्हा नरसिया राव होते ने हैं, बोला बिल्कुल, था। बिल्कुल, नरसिया। तो अभी आज जो होने जा रहा है वो पश्चिम विदर्भ, जिसको वराड़ प्रांत बोलते हैं, वराड़। तो उसमें, तो इसमें ये सब अकोला, यवतमाल, ये बीदर बराड़ वाला बराड़ है क्या? करेक्ट, विदर्भ नहीं, विदर्भ। अच्छा, वो अलग है, वो अलग है। हाँ। तो पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ। अच्छा, पश्चिम विदर्भ को आप कह रहे हैं वराड़ प्रांत भी कहते तो पूर्व विदर्भ थोड़ा संपन्न है, नागपुर, चंद्रपुर वगैरह इंडस्ट्री। पश्चिम विदर्भ जो है वो आत्महत्या के लिए जो पहचाना जाता है, यवतमाल, वर्धा, फार्मर सुसाइड, ये अभी बच्चों। तो पूर्व सबसे ज्यादा जो माइक। फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा जो हुई है, जो 2500 के आसपास आंकड़ा है लास्ट ईयर का 23 का, तो वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, वर्धा है और बुलढाणा है। वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट कैपिटल था, तो अब ये सुसाइड कैपिटल बन गए। विल कम टू दैट, क्योंकि उस पर हमें विस्तार से बात बिल्कुल करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये और ये हाँ सर, आज और एक बात है, जो वराड़ है ना, मतलब जो अकोला, बुलढाना, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, ये जो 5 जिले हैं उसको वराड़ माना जाता है। और ख़ास करके जो लैंग्वेज होती है वहाँ की, बोली भाषा जो है वो वहाँ की वराड़ी होती है। तो वराड़ का एक अलग कल्चर है और पश्चिम विदर्भ जो है उसका अलग कल्चर है। तो कल्चरली वराड़ इज़ डिफरेंट एंड पश्चिम विदर्भ इज़ डिफरेंट। ये भी एक कल्चरल अलग है। ये गढ़चिरौली वही इलाका है जो नक्सल इन्फेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गढ़चिरौली, भंडारा गोंदिया जहाँ से प्रफुल्ल पटेल, नाना प्रफुल्ल ये पटेल, सब बराबर लीडर रहे बराबर हैं। बराबर नागपुर जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बराबर है। धम्म स्वीकारा था, नागपुर जो दीक्षा है, भूमि नागपुर वहाँ जो पे है, आरएसएस का मुख्यालय हेडक्वार्टर भी वही है, हेडक्वार्टर है, बराबर है। और नितिन गडकरी यहाँ से भी आ रहा है, constituency। RSS की देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, उन सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी यहाँ पे। बराबर अच्छा, चंद्रपुर है जहाँ पे बाबा आमटे, बराबर है, बराबर है। वरोरा का और उनका यहाँ पे है, एक रिजर्व भी है, नेशनल पार्क ये ताड़ोबा है, वहाँ टाइगर खूब है वहाँ। टाइगर्स के लिए यहाँ बराबर का है। और एक खासियत इस एरिया की, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स की ये है, जहाँ वरोड़ा और बाकी चंद्रपुर है, कि यहाँ पे माइंस है बहुत।
और बहुत सारे किस चीज़ की mines? कोल माइंस है और अंडरग्राउंड बहुत सारा एरिया ऐसा है जो हिडन है, अभी तक उसकी जांच भी चल रही है और उसके बारे में बहुत सारा काम भी चल रहा है, बट दैट हैज़ क्रिएटेड सम डिफरेंट डायमेंशन एज फार एज इंडस्ट्री एंड फोर्थकमिंग इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, बिकॉज पूरे विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट इसलिए जाने जाते हैं और उनका एक बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है कि हमारा पूरा विदर्भ का एक बैकलॉग है विकास का, विकसित जो काम होते हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो पूरे महाराष्ट्र का कोकण एरिया हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, खानदेश हो, इसके कंपैरिजन में ये एरिया के लोगों का कहना यह है पिछले 40 सालों से कि हमारा रेवेन्यू तो हम 35 to 38% ऑफ द स्टेट हम देते हैं, लेकिन हमारे कब्जे में या हमारे क्रेडिट में जो रेवेन्यू का रिटर्न आता है डेवलपमेंट के लिए वो सिर्फ 12% है। मतलब इस तरह की लड़ाई हम स्टेट ये वर्सेस पहले से सेंटर तो लड़ाई देख रहे हैं, है, लेकिन ये विद इन स्टेट की ये है। तो पहले से लड़ाई है और ऐसा है कि बेसिकली विदर्भ है ये सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ये भी मांग बहुत ये पुरानी मांग है। बहुत पुरानी, कितनी पुरानी? हाँ, बहुत पुरानी मांग है। सर, मुझे मांग लगता तो है पॉलिटिकली होगी। 70s में से ये मांग एक्चुअली पहली बार ये मांग आई थी 67 में, और बीजेपी जो है तो बीजेपी पुरस्कार करती है छोटे राज्यों का, तो उन्हें ऐसा लगता है कि विदर्भ जो है वो अलग विदर्भ होना चाहिए, अलग स्टेट होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि विदर्भ को अलग स्टेट नहीं बनाना चाहिए, ऐसा भी मानते हैं। वो लड़ाई शुरू है। नहीं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का बीजेपी अभी भी विदर्भ स्टेट की बात कहती है, अब नहीं कहती नहीं, है। अभी हाँ, बात ऐसी है कि पहले ये मांग थी, लेकिन मुझे लगता है कि 2009 और 14 के बाद ये मुद्दा जो है वो मुद्दा कम हो गया, खास करके बीजेपी जब पावर में आ गए सेंटर में, उसके बाद बीजेपी ने ये मुद्दा छोड़ दिया। या ये भी कि जब हाँ, 2014 के उत्तरार्ध में विदर्भ से आने वाले देवेंद्र फडणवीस सीएम हो गए। बराबर है। मैनिफेस्टो में जो सेपरेट विदर्भ का मुद्दा था वो निकल गया, और देवेंद्र फडणवीस भी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने भी जय विदर्भ बोलना ये कर पहले दिया। बोलते थे जय विदर्भ। हाँ, पहले वो सार्वमत लिया था। मैं आपको एक जो याद सार्वमत दिला था, दूं, मतलब एक याद लोगों ने दिलाता हूं। मत डाले थे लोगों ने कि विदर्भ चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं हुआ था, voting नहीं हुआ था। विधानसभा का असेंबली का एक सेशन चल रहा था, तो वहां के एक जामवंतराव धोटे नाम के लीडर थे, उन्होंने विधानसभा के पूरे पहले माले से नीचे छलांग मारी थी इस मांग के लिए। कब? जो हिस्ट्री में और बाद में फिल्मों में भी आ गया, सिंहासन नाम की फिल्म थी, उसमें एक सीन वो शूट अरुण किया गया साधु था। का जो अरुण साधु का नोबेल पे और based जब्बार है। पटेल का सिंहासन नाम की एक पॉलिटिकल बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। वंडरफुल पॉलिटिकल फिल्म। तो ये उसमें ये दिखाया गया है कि वो जामवंतराव धोटे ने असेंबली के पहले माले से नीचे छलांग लगाई फ्लोर पे, इसी मांग की चिल्लाते हुए कि अलग विदर्भ होना चाहिए। आपको याद होगा, और एक इंसिडेंस बताता हूं कि जब 4-5 अलग राज्य की निर्मित हो गई, छोटे राज्य उत्तरांचल, वनांचल, ये सब तैयार हो गए, उस वक्त विदर्भ की मांग ने बहुत जोर पकड़ा था, और इनका ये कहना था नहीं, बाकी सब राज्य अगर छोटे राज्य अच्छी तरह से तो आउटपुट दे झारखंड और सकते, उत्तराखंड झारखंड, तब। उत्तराखंड, वनांचल सब जो हो गया, उत्तरांचल, तो उस वक्त विदर्भ होना चाहिए ऐसा लोगों का कहना था, लेकिन वो मांग क्या पीछे ऐसा भी कुछ है क्या कि बीजेपी पारंपरिक रूप से यहाँ ज्यादा मजबूत थी, तो उनको सूट कर रहा था ये नैरेटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? वो तो है, लेकिन नहीं, देखिए, इंडस्ट्री नहीं आ रही है, बिजनेस नहीं आ रहा है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और रेवेन्यू में तो आप हमारे 32 to 38% हम लोग दे रहे हैं स्टेट को, उसके बारे में हमें क्या मिल रहा है? वहाँ के लोगों का ये कहना था। विदर्भ उपराजधानी है, वहाँ पे जो नागपुर असेंबली इस- का अब ये सेशन मांग है, नहीं बची है ज्यादा। तो विंटर इसलिए सेशन नहीं है, ये इलेक्शन में ये इसीलिए point शरद है। पवार बहुत होशियार नेता है, उनको जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हाँ, लोगों को चाहिए तो करना चाहिए अलग विदर्भ, लोगों को चाहिए तो इसका मतलब है कि पॉलिटिशियन लोगों को चाहिए, आम लोगों को नहीं चाहिए। नहीं, राज ठाकरे ने तो यहाँ तक मांग की थी कि जब वहाँ के लोगों का सेंसस लीजिए विदर्भ पे, वो हुआ भी था सारा, वो हुआ भी था, लेकिन हाँ, आप कुछ जोड़ना बात चाह रहे हैं इसमें? नहीं, बेसिकली ऐसा है, सार्वमत की बात तो हो रही थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2009 के बाद ये मांग बिल्कुल रही नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी सीएम बन गए। एक अचरज की बात ऐसी है, सरप्राइजिंग बात यह है कि विदर्भ से 3 मुख्यमंत्री आए हैं, वसंतराव नाईक आए, सुधाकर राव नाईक आए, देवेंद्र फडणवीस आए। हाँ, लॉन्गेस्ट टेन्योर उनका था। 13 हाँ, साल सीएम रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं कि मतलब वसंतराव नाईक, सुधाकर नाईक का तो बहुत छोटा सुधाकर tenure नाईक का था। कम था, वसंतराव नाईक लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो वसंतराव नाईक है, वो यहाँ से आते हैं। तो ये विदर्भ से ही आते हैं। तो बेसिकली है कि ये पॉलिटिकल मांग हो गई बाद में, ये पहली बात है। तो बाद में सभी पार्टीज ने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। 2009 के बाद ये मुद्दा किसी ने उठाया भी नहीं, लेकिन 2009 से पहले ये पॉलिटिकल मुद्दा भी था और उस पर चुनाव होती भी थी। लेकिन बात ऐसी है, आज अगर आपने देखा, पूना में ज़्यादा से लोग कहाँ से हैं, तो ज़्यादा से लोग विदर्भ से हैं, नागपुर से है, अमरावती से है, मराठवाड़ा से तो है ही, लेकिन नागपुर, अमरावती, अकोला से बहुत ज़्यादा लोग हैं विदर्भ से। मतलब पूना में विदर्भ मंडल है, पूना में अकोला मंडल है, पूना में अमरावती मंडल है, पूना में नागपुर मंडल है, उन्होंने साहूजी मटन भी है विदर्भ, हाँ, साहूजी मटन है। साहूजी मटन ज़्यादा लोग यहाँ खाते हैं। जिसमें हचक के मिर्ची डाली जाती है। हाँ, क्या बात है। ऐसा खाने वालों ने बताया। नहीं, सौरभ जी आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं।
जिस ढंग से आप अरुण साधु बोल रहे हैं, आपको ये पता नहीं होगा, अरुण साधु इसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। जी, और उनकी बेटी भी पत्रकार हैं हाँ, शायद। यस यस। नहीं, इनकी यही अदा हमें पसंद है। कल डिब्रूगढ़ में होते हैं, आज सुबह बारामती में होते हैं और शाम को यहाँ होते हैं। तो ये जो कुछ चल रहा है आपका, ये हम मुझे थोड़ा सा ये विदर्भ का, थैंक यू। चंद्रपुर का एक थोड़ा बताएंगे, जैसे सब जी, बताइए। साहब ने बताया। यहाँ अभी क्या फेमस है, तो अभी लकड़ी फेमस है। तो मोदी जी की जो प्रचार सभा हुई, उन्होंने क्या कहा कि चंद्रपुर से जो साग की लकड़ी है, उससे राम मंदिर बनाया है, उससे कौन सी लकड़ी है? सागवान। सागवान। और जो सागवान, पीक बोल। नया संसद नई इमारत बनी है, वो भी उसमें लकड़ी यूज की है। और जो ये नई इमारत में Correct. स्पीकर के बैठने की जगह है, हाँ। उसके पीछे बड़ा सा वुडन फ्रेम और है और चक्र लगा हुआ राम है मंदिर ऊपर। में भी यूज किया है। तो जो सुधीर मुनगंटीवार है, उनको भेजो अब नए संसद भवन में। वो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, अच्छा, तो ऐसा उन्होंने तो कहा। उन्होंने कहा था। तो ये भी है चंद्रपुर। और सर सुधीर मुनगंटीवार ने प्रचार का ये मुद्दा किया था कि जो सागवान से, जो टिकूड से यहाँ के ये संसद बनी है, उसी संसद में चंद्रपुर का आदमी ने जाना चाहिए, इसलिए मुझे चुन के दो। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग जाना चाहते हैं वो इतना प्रयास करते हैं, मैं न जाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ये भी उन्होंने कहा। शिंदे को बोला कि आप वो We'll come to political discussion, है ना, ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर रहे। यहाँ पे चंद्रपुर का मुझे सिर्फ एक बात बतानी है, सबसे ग्रेव प्रॉब्लम अगर ये 3 डिस्ट्रिक्ट में कोई है तो वो नक्सलिज्म है, जिसे बाद में माओइज्म कहा गया। अभी श्रिंक हुआ है कुछ? नहीं, अभी कम हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वहां पता नहीं चलता है पुलिस लोगों को और सेंट्रल फोर्सेस को कि कौन सा यूथ कहाँ अट्रैक्ट हो गया है, डाइवर्ट हो गया है, डेविएट हो गया है, ये पता नहीं चलता है। ये वहां का मेजर नक्सल मूवमेंट है जब आप ये कहते हो, जैसे ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर या सुकमा के इलाकों में जब कहते हो, तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे अभी इंडियन स्टेट की मौजूदगी नहीं दिखती है। अब जाके हुआ कि जो हिडमा का गांव था, वहाँ पे जाके सेंट्रल फोर्सेस ने एक अपना दफ्तर खोला वगैरह। क्या गढ़चिरौली में अब भी कई ऐसे इलाके हैं वन प्रांतर में जहाँ पे इंडियन स्टेट नहीं है? ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। गढ़चिरौली के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब किसी अधिकारी को अगर सबक सिखाना है, पनिशमेंट तो पोस्टिंग। Yes. लेकिन आर पाटिल ने बदला। आर पाटिल सबसे ज्यादा एक परसेप्शन बदलना। मैं जाऊंगा। हाँ। तो आर पाटिल ने कहा कि मैं वहाँ का गार्डन मिनिस्टर बनता हूँ, मैं पालक मंत्री बनता हूँ। तो अभी शिंदे भी बन गए। एक सबसे ज्यादा परसेप्शन बदलना तब से शुरू हो गया जब अरविंद इनामदार वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। ही वेंट हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड जीरो, वहाँ के पुलिस लोगों को समझाया, उनका मोरल बढ़ाया, और सबसे ज्यादा सरेंडर्स जो हो गए, नक्सलिस्ट के सरेंडर्स, वो अरविंद इनामदार के जमाने में यहाँ हो गए थे। अब मुझे थोड़ा सा क्रॉप पैटर्न और बता दीजिए। विदर्भ का मेन क्रॉप है कॉटन, सोयाबीन और संतरा। कपास, सोयाबीन और संतरा, सबसे ज्यादा कपास। एक बात कंपैरिजन के लिए बोलता हूं मैं कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में गन्ना इतनी ज्यादा शुगर केन के बिजनेस के लिए कैश क्रॉप है, इसलिए लगाया जाता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत है कि आप गन्ना मत लगाओ, वो हम जब वहाँ बहुत पे ज्यादा आएंगे पानी तब खाते करेंगे। अभी हैं। इसमें यहाँ focus की करते हैं। पोजीशन यह है कि यहाँ की पूरी इकोनॉमी ये 2 क्रॉप्स पे है, कपास एंड सोयाबीन। कपास एंड सोयाबीन। क्या रेट चल रहा है? कपास किसी को idea है? मेरे ख्याल से 2600 रुपये होगा। Am I right? 2600 रुपये। 2600 कितना है? हाँ? ज्यादा है। कितना है? 4200 ये कपास का रेट है। अच्छा, संतरा सिर्फ काटोल नरखेड़ 2 ही इसमें बचा है। अच्छा। हाँ, संतरा और काटोल में, हाँ। काटोल नरखेड़। 8-9 हजार तक जाता है। और सर इसमें एक अच्छी बात है कि इस बार अरे बस 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 मिल गया रेट भाई। इस बार अच्छी बात यह है कि सोयाबीन मुद्दा बन गया है चुनाव अच्छा, का। सोयाबीन का तो- क्या रेट मिल रहा है? correct। 4000। हाँ, तो सर लोग क्या बोल रहे हैं? कितने लोग एकदम किसान पर बहुत सर- मेरे लिए सर, हार्ट वार्मिंग है। किसान क्या बोल रहे हैं We are फिर? very, our hearts are with किसान। सर किसान क्या बोल रहे हैं सब किसान लोगों के कि बच्चे हमारा हैं। नुकसान जो है वो लाखों में हो रहा है, करोड़ों में हो रहा है। और क्यों हो रहा है नुकसान सोयाबीन के क्योंकि किसान? भाव नहीं है सोयाबीन का, जो एमआरपी है वो नहीं हो रहा है। क्रॉप पैटर्न में भी 2-3 प्रॉब्लम्स बेसिकली पूरे महाराष्ट्र में इस साल और लास्ट साल ये है कि बहुत ही अनटाइमली रेन, जिसे मराठी में हम अवकाळी पाऊस कहते हैं, क्योंकि कॉटन थोड़ा भी अगर ऊपर आ जाता है और उसमें अनटाइमली रेन हो गया तो पूरा का पूरा क्रॉप फ्लैट हो जाता है, गीला हो जाता है, और वंस कॉटन गीला हो जाता है तो उसका कोई खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इसमें आपको एक बात और जोड़ता हूँ मैं कि इस बेल्ट में कॉटन है, लेकिन प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है वो विदर्भ में नहीं है। मतलब जब मुंबई में सब मिल्स थी, तो मिल्स मुंबई में और कॉटन विदर्भ में, ये बात थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने गुजरात में कॉटन मिल देखी, तमिलनाडु में नीचे देखी, बराबर है। इधर देखी, इस बेल्ट में क्यों नहीं खुल पाई विदर्भ cotton में कॉटन मिल खुली भी कुछ, लेकिन बंद हो गई। लेकिन विदर्भ में आज एक भी कॉटन मिल ऐसी नहीं कि जो चल रही है, तो ये क्या बहुत वो बड़ी supply प्रॉब्लम chain है। वाला मसला था क्या?
क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इजी था, ये कोस्टल बेल्ट थी। ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विदर्भ में हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। लोगों का यही कहना था कि तो अभी ये जो वेस्टर्न सब- महाराष्ट्र में जो झगड़ा जो था कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में गन्ना है, शुगर केन है, लेकिन शुगर मिल्स भी वहीं पे है। हाँ, हमारे यहाँ कॉटन है तो कॉटन मिल हमारे यहाँ क्यों नहीं है, ये एक बात है। दूसरा मुद्दा मैं जोड़ना चाहूँगा सोयाबीन का। सोयाबीन का मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुल्डाना जो है, आज बुल्डाना में रविकांत तुपकर करके जो कैंडिडेट खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन के मुद्दे पर ही खड़े हैं। तो किस सोयाबीन पार्टी का के मुद्दा वो शेतकरी राजू शेट्टी से मतलब अभी उनका अपक्ष है, अब तो इंडिपेंडेंट है, राजू शेट्टी के साथ थे। लेकिन मुद्दा ये है कि इस इलेक्शन में ये क्रॉप का और खेती का जो मुद्दा है ये ज़्यादा उठ रहा है, सोयाबीन का मुद्दा ज़्यादा चल रहा है। तेल आयात करते हैं तो ठीक फिर सोयाबीन ये विदर्भ का हो गया। सर, हम लोगों का ये स्ट्रक्चर है कि पहले मैं अलग अलग ये जो खानदेश, विदर्भ, इन सब पे बात करेंगे, इनके क्रॉप पैटर्न पे बात करेंगे, किन चीज़ों के लिए जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लें, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ सुना, बराबर ठीक है। उसके बाद हम आएंगे जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, उन सब पे, तब हाँ, विस्तार ठीक है, से बात ठीक, करेंगे बिल्कुल कहाँ पे बिल्कुल। क्या मुद्दा है। और एक बात है कि जो राहुल गांधी ने कलावती का मुद्दा उठाया था, हाँ, वो कलावती जो है वो कलावती इसी बेल्ट की थी, यवतमाल की थी। इंटरेस्टिंग। तो विदर्भ के बाद अगला खानदेश, नहीं, पहले मराठवाड़ा। यहाँ मराठवाड़ा। मराठवाड़ा इसके बाजू में ही है और 11 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स मराठवाड़ा में है। तो मराठवाड़ा शुरू होता है हिंगोली से। एक्चुअली औरंगाबाद इज द सेंटर ऑफ मेनी सोशल एक्टिविटीज। जी। तो बात करेंगे हम उसके। शुरू होता है हिंगोली से, बाद में नांदेड़, ये परभणी। नांदेड़ यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद गुरुद्वारा सिंह जी वाला। है, गुरुद्वारा है। शंकरराव चौहान यहाँ से आते हैं, जी। फॉर्मर यूनियन अशोक चौहान अब जो कांग्रेसी से बिल्कुल, भाजपाई हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूर्व बिल्कुल, मुख्यमंत्री। बिल्कुल। तो ये हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, औरंगाबाद, बीड। इसको आप लोग अभी भी औरंगाबाद बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन ने उसको औरंगाबाद कहने के लिए कहा है, इसलिए हम कहते हैं। उस्मानाबाद भी बोलते ठीक है। इलेक्शन सरकार ने नामकरण क्या किया भाई है? सौरभ, वी आर इन द सेम बूट, सो वी कैन रिलेट टू ईच अदर। हमें मालूम है आप मजाक कर रहे हैं हमारी, लेकिन फिर भी चलेगा। सरकार ने क्या नामकरण, डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट सरकार ने नामकरण क्या किया है इसका? नहीं, सरकार ने छत्रपति संभाजीनगर ये नाम हुआ है, लेकिन इलेक्शन सरकार ने कमीशन से औरंगाबाद, इलेक्शन तक औरंगाबाद ही कहा जाएगा, बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट नेम इज नॉट चेंज्ड। अच्छा, औरंगाबाद शहर का नाम बदला है। औरंगाबाद शहर अभी छत्रपति संभाजी नगर हो गया, लेकिन औरंगाबाद जिला अभी जिला है। जिला है और उस्मानाबाद की वही इलेक्शन महाराष्ट्र। इलेक्शन कमीशन औरंगाबाद ही कहलाता है, इसलिए ये। तो इसमें ये हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, बीड, औरंगाबाद, ये उस्मानाबाद, गोपीनाथ मुंडे वाला बीड है। बीड, यस, सेम। उस्मानाबाद, लातूर, ये 8 जहाँ पे districts। भूकंप आया था, शिवराज पाटिल यहीं से बिल्कुल, लड़ते हैं, लातूर, किल्लारी और अमित देशमुख भी यहीं से लड़के आते हैं। करेक्ट। विलासराव देशमुख, अमित देशमुख यहाँ से आते ये हैं। मराठवाड़ा कहलाता है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स मराठवाड़ा के हैं। ये यहाँ मराठवाड़ा की- औरंगाबाद में AIMIM जीती थी पिछली बार, है, एक पत्रकार ही जीते थे, बिल्कुल इम्तियाज। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वो खड़ा है। हाँ। उस वक्त की सिचुएशन अलग है, इस वक्त की सिचुएशन अलग उस है, पे तो बात उसके बारे करेंगे। में बात करेंगे। जी। मराठवाड़ा की खासियत है कि महाराष्ट्र के जितने भी सोशल मूवमेंट्स है उसका राजा मराठवाड़ा है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसका जो नेमिंग, नामकरण जो है, पहले इसका नाम था मराठवाड़ा विद्यापीठ या औरंगाबाद का विद्यापीठ कहलाते थे लोग, लेकिन बाद में जब चेंज हुआ, बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई, जिसकी दलित वजह से पैंथर्स शरद पवार को अपना गवर्नमेंट खोना पड़ा। ही हैज टू लूज हिज पावर बिकॉज ऑफ दिस इशू, विस्तार हो गया। नाम विस्तार के लिए। तो ये Was that the औरंगाबाद, only reason? no, there was a clear divide in the followers. अंबेडकराइट्स और अंबेडकर के विचारों से प्रभावित बहुत बड़ा जन समुदाय औरंगाबाद में है, और इसीलिए वो मूवमेंट वहां से शुरू हो गई। उसका नामकरण बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। बीच का रास्ता निकला है। लेकिन इसके पहले मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम जो निजाम के ताबे में था, तो वो मुक्त किया। स्वामी रामानंद तीर्थ रहे, बहुत बड़े वहां के खासदार एमपी रह चुके हैं। स्वामी रामानंद तो तीर्थ वो बड़ा एमपी हुआ रह ना, चुके हैं। जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम है वो उसके पहले थोड़ा विस्तार निजाम से के बताइए मराठवाड़ा मुक्ति। पहले औरंगाबाद जो है वो हैदराबाद में था। हैदराबाद रियासत, हाँ, हैदराबाद रियासत तो यहाँ तक निजाम शाही थी। बराबर है। तो हैदराबाद रियासत में था, तो हैदराबाद रियासत के खिलाफ जो झगड़ा हुआ वो औरंगाबाद में भी हुआ। तो वहाँ जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम हुआ, तो वहाँ से वो शुरू होता ये है। आजादी के पहले, ऑपरेशन पोलो के पहले की Yes, बात yes, है। ऑपरेशन की। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, औरंगाबाद थोड़ा सा अलग है। मतलब आपको ये पता है कि बाबा साहेब का अंत्य संस्कार जहाँ हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर का, उसको चैत्य भूमि बोला जाता है जी। मुंबई में, और जो दीक्षा भूमि है वो नागपुर में है। जी। तो औरंगाबाद को शिक्षा भूमि बोला जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहाँ मिलिंद महाविद्यालय शुरू किया। वन ऑफ द 3 बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द हाँ, स्टेट। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए और अम्बेडकराइट्स के लिए भूमि, शिक्षा भूमि और दीक्षा भूमि, सॉरी दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि है, और जो नासिक है येवला, फिर उल्टा हो गया।
दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि। और जो नासिक के पास येवला है उसे बोलते हैं मुक्ति भूमि। अच्छा, वहाँ बाबा साहेब ने अनाउंस किया कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदू करके नहीं मरूंगा। तो वो Sanjay has worked as an editor in Aurangabad also. यस आई वाज बताइए He has साहब, got, मराठवाड़ा का क्या था? तो बेसिकली औरंगाबाद जो है ना, औरंगाबाद में एक तो मिलिंद महाविद्यालय शुरू किया, इसलिए अम्बेडकराइट्स लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी जगह है, ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद की और एक कहानी है, ये ऐसे है कि जब शिवसेना शुरू हो गई तो शिवसेना को मुंबई के बाद पहला सपोर्ट अगर कहाँ मिला तो औरंगाबाद में। क्या वजह थी इसकी? वही तो एक तो बात ऐसी है कि बेसिकली वहाँ जो ध्रुवीकरण कर सकते थे, जो ध्रुवीकरण मुंबई में किया, औरंगाबाद में एक अनाउंसमेंट थी, घोषणा थी, नारा था, खान वर्सेस बाण। खान चाहिए, बाण चाहिए। हाँ, बाण मतलब धनुष्य बाण, जो सिंबल था शिवसेना का और आज भी है, उस शिवसेना के पास है। I was about to chip in। कौन से किसके पास है? वसीला है। औरंगाबाद में अगर सत्ता होती है तो मराठवाड़ा के बहुत सारे इसमें मतलब ये उसका परिणाम होता है, इफेक्ट होता है, तो इसीलिए औरंगाबाद नहीं, चाहिए। और हिंदुत्व का इश्यू जो बाला साहब ने निकाला, तो वहाँ का औरंगाबाद का डिवाइड ऐसा है कि हिंदुत्व की वोट्स मोर देन 60% और वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी मोर देन 22% वहाँ पे एक किस्सा ये बताया, divide है वहाँ। एक किस्सा बताया था कि जब मतलब गणपति की या कौन से भी हिंदू की जुलूस निकलता था तो वो मस्जिद के सामने जाके ठहरते थे। तो ये बात बाला साहब ठाकरे ने ये की थी। अच्छा, हाँ, तो ये जो अभी कितना इंटरेस्टिंग है। कल मैं बारामती में था तो शिव सैनिक AIMIM के सपोर्टर की इस बात को डिफेंड कर रहे थे कि ये टीपू जयंती क्यों नहीं बना सकते और डीजे क्यों नहीं बजा राज सकते। ठाकरे और जो वहीं मुद्दा उठाया, वहीं राव साहेब दानवे बीजेपी लीडर बता रहे हैं ओपन रैली में कि हमारे लिए तो MIM का रहना बहुत ही जरूरी है, और इम्तियाज क्योंकि हंस वो रहे हैं। बीच में, और इम्तियाज हंस जलील रहे जो हमारे पत्रकार मित्र है पूना के, वो अभी MP बन गए हैं, यहाँ NDTV के करस्पॉन्डेंट जी। है, वो अभी MP है संभाजीनगर से। तो वो बोल रहे थे दानवे जी इनके बारे में- औरंगाबाद अभी बदला नहीं है। औरंगाबाद। लेकिन सर एक बात सुनिए दानवे कह रहे हैं कि सर हमारे आएंगे, लिए- पॉलिटिक्स में आएंगे। पॉलिटिक्स में हाँ, आएंगे, अभी लेकिन- थोड़ा सा ये हिस्ट्री समझ लेते हैं मराठवाड़ा की। एक ऐड करता हूँ, मतलब वो जो मैंने किस्सा बताया कि वो रुकते थे, तो राज ठाकरे ने अभी जो आंदोलन किया मस्जिद के जो भोंगे लगते स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स, उसके खिलाफ आंदोलन किया और उसकी सभा औरंगाबाद में ली थी उन्होंने। तो ये मुद्दा हिंदुत्व- उन्होंने हिंदुत्व जीवन का। किया। औरंगाबाद की जो बातें, जैसे कहा कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम, एक बात है। दूसरा जो Silence, please। दूसरा जो है वो है डॉक्टर अंबेडकर की जो शिक्षा भूमि है, ये एक बात है। तीसरा मैंने बताया कि शिवसेना का पहला MP औरंगाबाद और परभणी में आया। शिवसेना का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई के बाद औरंगाबाद में आया। मोरेश्वर साहब हैं। ये एक बात। हाँ, मोरेश्वर साहब। चौथी जो बात है वो शरद पवार जब कांग्रेस में वापस चले गए राजीव गांधी के साथ 1986 में, वो भी रैली औरंगाबाद में हुई। I have attended that rally. हाँ, तो औरंगाबाद ही मतलब औरंगाबाद बोला था, मैं हिमालय में जाऊंगा, चेहरा हाँ। काला करूंगा। क्या 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 मैं क्या हिमालय में जाऊंगा, काला चेहरा करूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं किसने? जाऊंगा। शरद पवार ने बोला लेकिन था। कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। राजीव गांधी के प्रेजेंस में औरंगाबाद में शरद पवार ने फिर से कांग्रेस में एंट्री की, पलटी मार दी, और वो रैली कवर करने के लिए मैं गया था। उस वक्त मैं केसरी में था, 86 की बात है ये। तो हिमालय की गोद से तो उठकर वो वहां औरंगाबाद जाके में कांग्रेस में आए। फिर से शामिल हो गए। पर ये तो महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है ना, सुबह कहीं शाम को कहीं। नहीं, ये ऐसा नहीं था महाराष्ट्र, लेकिन जो परसेप्शन अब क्रिएट हुआ है ये सर, बहुत मैंने बुरा नहीं किया है। आपने नहीं, हम तो सुबह आपने सो के नहीं, उठते हैं, आपने उधर से नहीं। अजित दादा ने जो शपथ ले ली। perception- 3 दिन बाद देखते हैं अजित वही दादा तो- वापस चले वही गए। तो पहले हम कहते थे कि यूपी और बिहार से बहुत अच्छा है महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स। अब यूपी और बिहार वाले हमें बताते हैं कि यार हमारा पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है आपसे। अजित पवार ने बताया ना उस दिन, नहीं, और 5 बार नीतीश कुमार छोड़ो, 5 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। नीतीश अच्छा। कुमार कितने, हमारे नीतीश कुमार के जर्नलिस्ट- नाम पे मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है। और ये देखिए पुणे में वायरल जो किया ही है, कार्यकर्ता हूँ, सुबह उठ के पहले चेक करो तुम्हारा नेता और उम्मीदवार कौन सी पार्टी में है और तब कैंपेनिंग के बाहर निकलो। जी, हमारे जर्नलिस्ट लोगों ने 3 बुक्स लिख ली, ये जो सुबह का शपथ विधि कहते हैं कमलेश ना, सुतार, सुधीर सूर्यवंशी correct. एंड सुधीर कुलकर्णी, नहीं धवल कुलकर्णी। कुलकर्णी, ये तीनों बुक्स में किसी को भी पता नहीं लगा और किसी ने भी डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाला है कि ये हुआ कैसे, शरद पवार की मर्जी से हुआ है या शरद पवार को मालूम था या नहीं। ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन अभी जो लोगों को लग रहा है कि देयर इज नो वे आउट, दैट इज द राजनीति। ठीक है, तो मराठवाड़ा से सबसे ज्यादा खबरें आती हैं सूखे की। क्या पानी की यहाँ बहुत समस्या है? कोई जलराशि नहीं है? क्या है, थोड़ा बहुत 8 समझाएं। दिन में आता है पानी अभी औरंगाबाद में, जालना में, और यहाँ तो कुछ साल पहले मतलब 8 7-8 साल, मतलब? 8 दिन के बाद एक बार अच्छा, ये मुझे कल भी किसी ने बताया ज्यादा। जी। 16% पानी है। और कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं, 7-8 साल पहले मीरज से लातूर रेलवे से पानी लाया गया।
कहाँ से? मीरज से कहाँ मिरज कहाँ है? मीरज इसमें सांगली के पास, पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्ट महाराष्ट्र, यहाँ सांगली से? के पास, हाँ। तो यहाँ से, यहाँ पे मतलब पहले तो बार्शी लाइट रेलवे चलती थी सांगली से मराठवाड़ा के लातूर में फॉर उद्योग, हाँ। मतलब फॉर व्यापार के लिए। अब पानी से भरी अब ट्रेनें पानी जाती से हैं। वही से मीरज क्या से क्या वजह है? थोड़ा मुझे मराठवाड़ा और सूखा ये हम इतनी बार सुनते हैं, जरा एक बार समझा दीजिए सबको। नहीं बेसिकली क्या है कि मराठवाड़ा में एक नहीं बेसिकली क्या है, बेसिकली वहाँ जो डैम्स और ये होने चाहिए कि जो रिजर्वायर्स जो पश्चिम महाराष्ट्र में हुए वो मराठवाड़ा में नहीं हुए। वहाँ का जो पानी का जो प्रॉब्लम है, बेसिकली वहाँ गोदावरी है, लेकिन गोदावरी के बारे में भी गोदावरी पर ऐसा कुछ डैम अच्छा नहीं बना, तो वहाँ के पानी की समस्या जो है वो पानी की समस्या का हल ही नहीं निकला। औरंगाबाद में आज ऐसी बात है कि औरंगाबाद के पास जितने भी कुछ ज़िले हैं, खास करके मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो बीड में भी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि जो शुगर केन होता है, हाँ बीड है, औरंगाबाद, हाँ औरंगाबाद, बीड में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताता हूँ कि बीड की प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उनको, ऊस तोड़नी कामगार जो बोलते हैं, जो गन्ना काटने के लिए जो मजदूर होते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र में आते हैं। क्या बोलते हैं उनको? गन्ना ऊस तोड़नी कामगार, ऊस तोड़नी कामगार। ऊस इज द वर्ड फॉर गन्ना। गन्ना के लिए, तोड़नी काटने के लिए, और कामगार हाँ, कामगार। तो ये ऊस तोड़नी कामगार है, ये बेसिकली बीड से है ज़्यादा से। और आपको बता दें कि मुंडे साहब के जो फॉलोअर्स है उसमें ये ज़्यादा लोग हैं। मुंडे साहब वाज इट लीडर फर्स्ट। हाँ, उस तोड़नी कामगार को जो है वॉइस मिला तो मुंडे साहब के राज में मिला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बीड के लोग हैं, लेकिन सब जो फैक्ट्रीज है वो है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो बीड से उनको लाया जाता है वहाँ। 6 महीने की। हाँ, तो बात यह है कि वहाँ की पानी की समस्या है, वहाँ सभी जगह सूखा है। इतनी आज़ादी के बाद इतने बरस बीत गए, इतनी सरकारें राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, कोई इसका सॉल्यूशन किसी ने कोशिश नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मराठवाड़ा के सीएम भी हो गए। विलासराव देशमुख थे, शंकरराव चौहान थे, अशोक चौहान थे, गोपीनाथ मुंडे डीसीएम थे, ये सब था। दो तीन तो चीजें ये और हैं। वजह क्या है? वजह दो तीन मतलब है। क्या एक ऐतिहासिक रूप natural से सूखा रहा या वो या पर्जन्य- कैश क्रॉप के चक्कर एक में तो हो गया? नेचुरल भी है, कम बारिश है, पर्जन्य छाए मतलब प्रदेश जो मराठी में कहते हैं कि वहाँ पे मतलब कम बारिश है। एक कारण ये है, जो जायकवाड़ी डैम है इतना बड़ा है वो भरता नहीं, नासिक के ऊपर डिपेंड है। नासिक के अगर डैम्स भर गए, पानी छोड़ा गया तो यहाँ पे पानी आ जाता है। और दो चीज़ें ऐड गोदावरी के लिए नासिक और मराठवाड़ा का झगड़ा हमेशा शुरू रहता है। पानी, और दो चीज़ें और ऐड करूँगा। जैसे सर ने बताया, गन्ना जिसके बहुत पानी लगता है, और बियर इंडस्ट्री औरंगाबाद में, तो इसके लिए तो पानी है। तो गन्ना फिर क्यों उगा रहे हैं जब इतना पॉलिटिक्स है सर, कैश क्रॉप। नहीं और पॉलिटिक्स। शरद पवार ने क्या बोला कि गन्ना एक बार पानी दिया तो राजनीति करने के लिए फ्री हो गया आप, उसकी ओर ध्यान नहीं देना पड़ता है। गन्ना लगाओ, आलसी बन जाते हैं लोग ना पॉलिटिक्स करने क्योंकि के लिए। हमने कच्छ के इलाके में, गुजरात में, जहाँ पानी की बहुत कमी है, ड्रिप टेक्नोलॉजी, उसमें सरकार ने कैसे सब्सिडी दी और अनार और इन सब चीजों की खेती हो रही। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें क्या है, अभी वाटर ग्रिड का जो बहुत बड़ा ये जुमला के आश्वासन दिया है, कब होगा पता नहीं। और पूरा सब जो भी जितने भी डैम है मराठवाड़ा के करीब 130 वो जोड़ के वो बनाने वाले हैं वाटर ग्रिड। और जो उजनी है महाराष्ट्र का डैम, 3 डैम महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयना, जायकवाड़ी और उजनी। तो उजनी डैम से लिफ्ट करके मराठवाड़ा को पानी देने वाले हैं। 20 साल से आश्वासन सब दे रहे हैं, कोई भी पार्टी हाँ हम लाएंगे। तो वो भी वजह है कि उजनी का पानी जो है वो लिफ्ट इरिगेशन से नहीं पहुंचा है, तो रेल जाती है। तो ये नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी लेकिन है। गन्ना उगाया जा रहा है। गन्ना उगाया जा रहा है, नहीं जा रहा है। जहाँ पानी नहीं है पीने के लिए, एक बियर की बोतल बनाने के लिए कम से कम 20 लीटर पानी जाता है। वहाँ बियर के बोटल्स प्लांट ज़्यादा है। सेकंड थिंग, बीड और परली वैजनाथ के बीच में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो महाराष्ट्र का है वो वहाँ है। इलेक्ट्रिसिटी कोल से जो जनरेट होती है वो एक चंद्रपुर में सबसे बड़ा प्लांट है और दूसरा जो है वो बीड में है, बीड परली वैजनाथ। हाँ, बीड परली वैजनाथ में है। तो ये दोनों खासियत होने के बावजूद भी वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं जा पाई। वहाँ के लोगों को माइग्रेट होने की सिवा और कोई चारा नहीं था। और सीखने के लिए आइदर वहाँ से लोग औरंगाबाद जाते थे या तो पुणे या मुंबई आते थे। ये स्थानीय अभी स्तर तक पर कुछ प्रयास हो रहे हैं इस पानी की समस्या को रोकने के? मैं को बताता हूँ, वर्षा जल संचय बेसिकली क्या है, जैसा बताया गया, बियर इंडस्ट्री बहुत ही है। मतलब महाराष्ट्र में जो भी बियर आती है, अगर आपने बियर की बोतल देखी, आज आप देख भी सकते हैं, तो नहीं बियर सर। की नहीं, तो बियर की बोतल आज वर्किंग डे है। तो बियर बॉटल आपने देखी, तब सभी जगह मैन्युफैक्चरिंग औरंगाबाद ये होता है। तो ये भी है। प्रयास हुआ था, पहला प्रयास जो हुआ था वो मुझे लगता है 70s में हुआ था। बेसिकली महाराष्ट्र में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए राहुरी में है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, वो है। पुणे में उसका कॉलेज है। तो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो है राहुरी में है एक। दूसरी जो है वो मराठवाड़ा में है, वो है वसंतराव नाईक परभणी में है।
वो परभणी में है। हाँ, तीसरी जो है दापोली में है, परभणी में है। तीसरी जो है दापोली में है, कोंकण में है, बराबर है। और परभणी, दापोली, ये और कौन सी हो गई? अकोला, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला, ये अकोला में है, विदर्भ में। तो वो सब यूनिवर्सिटीज़ को टास्क दिया गया था कि ये जो पानी की समस्या है उस पर हल निकालें। उस पर बहुत काम करने की कोशिश की, सब कुछ हुआ, उसका रिपोर्ट जो है वो भी निकाला, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। प्रयास होते रहते हैं। और एक बात, दूसरी बात ऐसी है, पॉलिटिकल है, लेकिन औरंगाबाद को वैसे वहाँ का पॉलिटिकल नेतृत्व कभी मिला ही नहीं। मतलब मराठवाड़ा का नेतृत्व हमेशा औरंगाबाद के बाहर के लोगों ने किया, चाहे शंकरराव चौहान हो, विलासराव देशमुख हो, बाकी लोग हो, लेकिन औरंगाबाद को लीडर वहाँ की नहीं मिली। तो ये भी एक बड़ी बात है कि औरंगाबाद में। और इसमें सर ऐड करूंगा कि मराठवाड़ा को टैंकरवाड़ा बोलते हैं, क्योंकि सभी जगह आपको टैंकर देखने को मिलेगी। और तो ये नहीं हुआ, मतलब जो टैंकर मुक्त करना चाहते थे, जैसा टोल मुक्त महाराष्ट्र घोषणा की थी गोपीनाथ मुंडे ने, टोल शुरू है, टैंकर मुक्त बोला था, टैंकर शुरू है, तो ये भी नहीं हो पाया मराठवाड़ा में। टैंकर सभी जगह टैंकर जो है वो चलते रहे। एक और नाम भूल गया मैं, प्रमोद महाजन, वो भी इसी एरिया से आते हैं और यहाँ उनका पूरा स्कूली शिक्षण, वहाँ जो टीचर थे वो यहीं से। तो मुंडे और प्रमोद महाजन ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक पूरा टर्न जो दे दिया, जो अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हो गई और 95 में जो बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आ गई, उसकी जो नींव रखी गई वो ये दो लोग उसके लिए बहुत जिम्मेदार थे, विद बाला साहब ठाकरे। तो वो इस एरिया से। We will discuss that, the माधव फॉर्मूला। प्रयास हुए कि नहीं, अभी जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र फडणवीस की एक फ्लैगशिप एक्टिविटी है, उसमें 2 राय है, लेकिन जलयुक्त शिवार उन्होंने किया, लेकिन उसमें ज़्यादातर फ्रॉड हुआ, मशीनरी का यूज किया, ऐसा भी है। जो लोग हैं तो वो बोल रहे हैं जलयुक्त शिवार से कुछ फायदा मराठवाड़ा को बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, हर साल 500 गांव देवेंद्र फडणवीस अकाल मुक्त करने वाले थे 5 साल में। खानदेश नहीं, खानदेश में ऐसा होता है, सुनो, खानदेश में ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब मैं बताता हूँ, मैं दिव्य मराठी का मैं संपादक था, तो मेरी खानदेश एडिशन का एनिवर्सरी थी, तो उस दिन मैंने खानदेश ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने खानदेश क्यों लिखा, न को द जोड़ना चाहिए, खान देश नहीं लिखना चाहिए, इस पर लोगों ने मुझे बताया। तो लोगों ने मुझे बताया कि खानदेश नहीं है, एक कान्हा देश है, एक कान्हा का देश है कृष्ण का, जबकि कृष्ण का उससे कुछ ताल्लुक है ही नहीं। अलीबाग का भी शुरू है। हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो खाने के लिए प्रसिद्ध है इसलिए खानदेश है, वैसे कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन खानदेश जो है, तो खानदेश में बताइए। खानदेश में यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो है, नंदुरबार, बाद में जळगाव, रावेर, दिंडोरी, नासिक, बस ये इतने 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो खानदेश में आते हैं। नहीं, शिरडी नहीं आते। तो ये खानदेश एरिया है पूरा। और इसकी खासियत क्या बोलेंगे खानदेश की अभी? नहीं, बेसिकली क्या है, तो खानदेश जैसे बोला गया है कि मराठवाड़ा की कैपिटल औरंगाबाद है, विदर्भ की नागपुर है, वैसे यहाँ की नासिक है। और खानदेश की जो पहले लैंग्वेज के बारे में बोलता हूँ, खानदेश में अहिरानी करके एक लैंग्वेज है, और मराठी में बहिनाबाई चौधरी, ये बहुत अच्छी पोएट मानी जाती है आज भी। तो वो जो है वो अहिरानी में लिखती थी, और अहिरानी ये यहाँ की भाषा है, वहाँ के क्यूजीन वगैरह बाकी सब है। तो बाकी तो सब कल्चरल बारे में बता देंगे, लेकिन यहाँ जो है ना, नासिक से लेकर नंदुरबार तक यहाँ ट्राइबल्स एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा ट्राइबल्स है। मतलब नासिक जो है, नासिक में भी अगर 2 तालुके छोड़ दिए तो बाकी सभी तालुका है मैक्सिमम ट्राइबल ही है। अच्छा, हाँ, नंदुरबार भी ट्राइबल है, दिंडोरी भी जो है वो भी है। तो ये सब जो ट्राइबल, दिंडोरी भी, अब पालघर भी रिजर्व है, एसटी नहीं, पालघर तो वहाँ नहीं, पालघर कोंकण कोंकण में, में, पर ट्राइबल है हाँ, वहाँ पालघर पे। ट्राइबल है, पालघर ट्राइबल है। लेकिन इसकी खासियत है कि है नंदुरबार की कि जितनी भी कांग्रेस की रैलीज देश में शुरू होती है, इंदिरा गांधी से लेके आज तक, सबसे पहली रैली देश में कांग्रेस की टॉप लीडर नंदुरबार से शुरू करती है। वहाँ का एक ट्राइबल कनेक्शन है उनके साथ, और उनका सालों साल उनको सपोर्ट वहाँ से मिलते आया है। जितने वहाँ एक तो पहले रिजर्व था, ये कॉन्स्टिट्यूंसी आदिवासी इसके लिए रिजर्व थी, लेकिन सबसे पहले रैलीज यहाँ होती है, उसके बाद में बाकी पूरी देश में वो चले जाते हैं। नंदुरबार भी रिजर्व है एसटी के लिए, डिंडोरी भी रिजर्व है। उसमें और भी एक है, उसमें और एक बात है, महाराष्ट्र का पहला वोटर नंदुरबार से होता है। पहला वोटर, हाँ, फर्स्ट वोटर जो है, जो वोटिंग लिस्ट पूरी है महाराष्ट्र की, वो शुरू होता है नंदुरबार से। दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1। हाँ, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी, और नंदुरबार का वोटर ये पहला वोटर होता है। नॉट रॉन्ग, आधार कार्ड पहला उधर ही दिया था मनमोहन सिंह। अच्छा जी, इसके बाद वेस्टर्न महाराष्ट्र, मनमोहन सिंह नहीं दिला था। वेस्टर्न महाराष्ट्र, अभी वेस्टर्न नहीं महाराष्ट्र सर, तो एक मिनट, इसमें थोड़ा इसका, लेकिन इसका बोल रहे हैं ना, खासियत क्रॉप पैटर्न रह गया ना। हाँ बताइए। तो क्रॉप पैटर्न में यहाँ का
प्याज लासलगांव, बनाना जलगांव जलगांव का का और अंगूर द्राक्ष वाइनरी, सूला वगैरह सब जो आता है वाइनरी नासिक में आता है। जलगांव के गोल्ड स्मिथ्स और गोल्डन बिजनेस भी बहुत ज्यादा है जलगांव में। तो यहाँ पे बनती है बियर, हाँ यहाँ पे बनती है वाइन। वाइन, हाँ नहीं वाइन यहाँ नासिक नहीं, सुनो 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 नासिक। यहाँ नासिक यहाँ तो यहाँ बोलो। यहाँ- नहीं नहीं, यहाँ बियर नहीं बनती, यहाँ सिर्फ बॉटलिंग होता है। तो ये बनाते नहीं, लेकिन यहाँ एक्चुअली मैन्युफैक्चर बनाते हैं? नहीं बना, ये सिर्फ बॉटलिंग होता कहाँ है। बनाते हैं? नहीं, वो तो बाहर की बियर जो होती है बॉटलिंग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। नासिक का जो है मतलब वहाँ का कोई ब्रांड नहीं है, औरंगाबाद का कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन नासिक के अपने खुद के ब्रांड है वाइन नासिक के wineries के, है। जैसा कि सुला वाइन है, वाइनरीज है वहाँ। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा सरकार और डॉक्टर बताते हैं। लेकिन फिर भी आप नासिक जाओगे तब सुला टेस्ट कीजिए। चलिए वेस्टर्न महाराष्ट्र जाएंगे। अरे रुक जाइए, थोड़ा वाइन पे बात हो जाने दीजिए। यहाँ पे शरद जोशी का नाम लेना जरूरी है ना। Yes, शरद yes. जोशी अरे का साहब इतने महान सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ नासिक नासिक में हुआ, जो प्याज के- चांदवड और ये महान किसान नेता। शेतकरी संघटना शरद जोशी ने जो शुरू की तो उस वक्त पहली बार महाराष्ट्र की शेतकरी महिलाएं रास्ते पे उतर आई। पहला आंदोलन हुआ था चांदवड़ में, दूसरा आंदोलन हुआ था चाकण में। चाकण में चक्का जाम किया था शरद जोशी ने, जिस ये बात है 82 की बात है, और उसमें करीबन 3.5 किलोमीटर, यू कैन इमेजिन 3.5 किलोमीटर रास्ते पे करीबन 450-500 ट्रक्स प्याज रास्ते पे डाल दिया था। उस वक्त पहली बार हजारों की तादाद में वो जो वीडियो शेतकरी लाते हैं, महिला, ट्रक भर के प्याज फेंके जाने की, वो बिल्कुल नासिक के बिल्कुल इलाके बिल्कुल, में। वो ये दो जगह, एक चांदवड़ में हुआ था और चाकण और में हुआ था। लासलगांव लासलगांव में हुआ था। सबसे ज्यादा मार्केट बुक है वो जरूर पड़ेगा। और ये जलगांव केले के लिए क्यों? यहाँ केले खेती ज्यादा होती है। केला, और वहाँ के गोल्ड स्मिथ्स भी बहुत फेमस है। जैसे पुणे बॉम्बे में बड़े बड़े गोल्ड स्मिथ्स है, वहाँ सोने का धंधा बहुत तेज चलता है। क्यों? ये पूरे एरिया के लोग सोना खरीदने के लिए घर में कोई भी शादी हो तो वहाँ जाएंगे। ऐसा जलगांव क्यों हुआ? Because जलगांव क्यों अच्छी बन गया क्वालिटी gold होती है, capital? डिजाइन अच्छे होते हैं, वहाँ के कारागिर अच्छे होते हैं, वो बहुत परंपरा से वहाँ चलता आया हुआ है। और भी एक बात है कि बेसिकली वहाँ के मतलब पारंपरिक लोग तो है ही जलगांव में, और ऐसा कहा जाता है कि जो जलगांव में सोने का भाव होता है उस पर देश के सोने के भाव तय होते हैं। लेकिन पास में गुजरात है, ये भी उसमें एक बड़ी बात है कि गुजरात पास में है, तो वो सब कारागिर और सब ये जो है ना, Diamonds का business भी हाँ, तो वहाँ सूरत में बिजनेस होता है, तो ये पास में होता है, इसलिए जलगांव और गुजरात ये बिल्कुल लगत है। राम मंदिर भी फेमस है वहाँ का, जो मोदी जी ने हाँ। चुनाव के पहले जो विजिट किया। माइक, जलगांव माइक, में, माइक, नासिक में गए थे, और फिर उद्धव ठाकरे भी गए उसी मंदिर में, जब राम मंदिर मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये पश्चिम महाराष्ट्र है। पुणे, अहमदनगर, पुणे, अहमदनगर, सातारा, देन सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर, बीच में माड़ा भी आता है, वो भी वेस्टर्न महाराष्ट्र में आएगा। जिला सोलापुर है, हाँ, आधा इसमें आता है, आधा इसमें आता है। ये कोल्हापुर, जो हमने कोल्हापुरी चप्पलें पहन रखी हैं, वही वाला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? यहाँ के कोल्हापुर, पहलवान बहुत मशहूर हैं, और शाहू जी महाराज की गद्दी वहीं पे थी। इसमें एक्चुअली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग है। ये कोल्हापुर है, हाथकणंगले है, सांगली अलग है। 2 डिस्ट्रिक्ट में 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लेकिन ये पूरा का यहाँ पूरा से उदयन राजे भोसले लड़ रहे हैं उदयन सातारा राजे। से। यहीं पे शरद पवार रोए थे छाते के नीचे, बारिश रोए नहीं थे, भावुक अपील की थी, बारिश में खड़े रहे थे। हाँ, तो और ये बारामती भी इसी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से भी शरद पवार खड़े थे, माड़ा में से। अच्छा। एक ही इलेक्शन उन्होंने यहाँ से लड़ाई और जीती, यानी कि 67 से आज तक शरद पवार एक भी इलेक्शन हारे नहीं, हाँ। लेकिन पूरी की पूरी बारामती से लड़ी। एक ही इलेक्शन बारामती के बाहर से क्योंकि लड़ी, वो वो सुप्रिया माड़ा से से लड़ रही लड़ी। थी, वहां से राज्यसभा से 25 लोकसभा। साल से सातारा की भी सीट एनसीपी ने हारी नहीं, तो वहाँ भी चर्चा थी कि शरद पवार इस टाइम वहाँ से लड़ सकते हैं, लड़े नहीं, तो ये उनका जो वो सुशील शिंदे इसी इलाके से आते हैं, सोलापुर से। सोलापुर, प्रणीति शिंदे अभी खड़ी है उनकी बेटी यहाँ से। तो ये और अहमदनगर किस चीज के लिए मशहूर है? अहमदनगर अहमदनगर भी प्याज पूरे के लिए देश भी का सबसे पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री अहमदनगर में शुरू हुआ, अच्छा, पूरे देश का। साखर। यस, विठ्ठलराव विखे पाटिल उसके चेयरमैन थे, जो फाउंडर थे, जिन्होंने यशवंतराव चौहान जी को साथ में लेके केंद्र की परमिशन लाई और पूरी देश का पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री स्टार्टेड इन अहमदनगर। उसके बाद में पुणे में शुरू हो गए। जी, अहमदनगर का इतिहास बहुत बड़ा है, मतलब जो बहुत पुराने शहर माने जाते हैं भारत के, उसमें अहमदनगर एक है। मलिक अंबर ने अहमदनगर शहर बसाया, तो उसको 500 साल, बराबर है, अहमदनगर को कम से कम 500 साल हो गए हैं। तो ये अहमदनगर का वैशिष्ट्य है, फोर्ट है। और मलिक अंबर जो है, वही मलिक अंबर, ये वही मलिक अंबर है जो मुगलों की अस्तसी किए रहता था। बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर ने ही औरंगाबाद भी बिल्कुल डेवलप करने की कोशिश की थी। औरंगाबाद में जो भी कुछ आज अफ्रीका से आया था, बराबर यहाँ है, की सिपाहियों में भर्ती हुआ और फिर बराबर है। जो बेसिकली जो आर्मी खड़ी की तो मलिक अंबर ने की। मतलब ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने जो सैन्य खड़ा किया तो उसमें मलिक अंबर ने जो कुछ सिखाया था तो उसका ये बहुत बड़ा था। तो मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर ने औरंगाबाद में जाके, आज औरंगाबाद में पानी के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन यही औरंगाबाद है जब मलिक अंबर था तो लोग ये बोलते थे कि मलिक अंबर ने वहाँ नहर वगैरह तैयार कर दी है। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएंगे, मैंने कैमरा पर्सन थोड़ा सा पीछे हो जाए, 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 थोड़ा सा और पीछे सर, थोड़ा सा पीछे हो जाए। हाँ, अहमदनगर में ही जवाहरलाल नेहरू जब फोर्ट में थे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। अहमदनगर की जेल में थे। अब उसका नाम अभी अहल्यानगर करने जा रहे हैं। अहल्या होळकर, अहिल्याबाई होळकर, वो धनगर वोट उसमें बाद में आएंगे, कास्ट पॉलिटिक्स। लेकिन अहमदनगर में सर ज्ञानेश्वरी लिखी, ज्ञानेश्वर महाराज ने, जो संत है तुकाराम ज्ञानेश्वर। लीला चरित्र जो ग्रंथ है वो भी वहाँ पे लिखा गया। और दूध का भी धंधा तो जो संत कवि हैं, भक्त कवि हैं, वो सब हाँ। पंढरपुर भी यही है क्या? और जैसे आपने बताया सर कि सौरभ जी, मुझे लग रहा है 90s में मैं जब यूपीएससी एग्जाम में अपियर हुआ तो कोई यूपीएससी में मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा मुझे अब लग रहा है। तो वहाँ पे दूध का भी पंढरपुर बहुत यहीं है। पे है, विठोबा का मंदिर सर सोलापुर। अहमदनगर में सोयाबीन कपास के ऊपर प्रोजेक्ट है। दूध का पूरे एशिया में सेकंड नंबर है दूध का क्या धंधा। डेयरी बहुत है यहाँ पे? बहुत है वहाँ पे तो। और नगर तो बहुत बड़ा है सर, भौगोलिक मायने देखे तो नगर इतिहास की बात शुरू ही है तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि औरंगजेब की डेथ जो है वो अहमदनगर में हुई। उसकी कब्र औरंगाबाद में है लेकिन उसकी डेथ अहमदनगर में हुई। एक प्रॉब्लम यह है अहमदनगर की कि अहमदनगर कहा जाता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स जितना उसका जोग्राफिकल एरिया है, और पुणे यूनिवर्सिटी का जो सब सेंटर है वो नासिक में है, नगर में है। तो ये कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किया जाए, ये भी एक मूवमेंट शुरू है। और शायद ये भविष्य में हो सकता है कि अहमदनगर 2 या 3 जिलों में बांट दिया और जाए। यहाँ से 2 पैटर्न नहीं भूलना चाहिए। आदर्श गांव, एक राळेगण सिद्धी अण्णा हजारे और एक पोपट पवार हिवरे बाजार। ये जो आदर्श गांव के जो 2 प्रोजेक्ट है, हिवरे बाजार, पोपट पवार और अण्णा हजारे राळेगण सिद्धी, तो ये भी यही पे आते हैं। देश में आज जो भी कुछ हुआ है वो जिन्होंने किया अन्ना हजारे जी, वो अन्ना हजारे अहमदनगर से है। सुनो लेकिन अन्ना हजारे का इंटरव्यू मैंने कुछ दिन पहले लिया तो हमने क्या किया है अन्ना हजारे को आज भी पता भी नहीं है, ये बात अलग है। मैंने 1991 से अन्ना हजारे को कवर किया है 7 चैनल्स के लिए, दूरदर्शन से लेके एनडीटीवी से लेके जी बता ही दीजिए आज सब कुछ। नहीं, अभी ऐसा है ना, सब चीजें बता नहीं सकता हूं, लेकिन अन्ना हजारे की प्रॉब्लम ये थी कि अन्ना हजारे को प्रशासन कैसे चलता था, सरकार कैसे चलती है, इसकी कोई मालूमात नहीं थी। इंटेंशन बहुत अच्छे थे, कन्विक्शन था, काम भी अच्छी तरह से कर रहे थे। जब डिस्प्यूट्स हो गए अरविंद केजरीवाल ग्रुप और ये सब लोगों के, तो अन्ना हजारे का कहना था कि सरकार में नहीं जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सरकार में जाना चाहिए, जब तक हाथ में पावर नहीं होती है यू कैनॉट चेंज द सोसाइटी, यू कैनॉट गेट द रिजल्ट डन। इसी में डिस्प्यूट हो गया, अरविंद केजरीवाल चले गए। हाउ सरप्राइज यू गाइस वर जब आपने देखा कि दिल्ली की मीडिया में इतना प्रोमिनेंस लालेगढ़ सिद्दी से आया कि मैं भी अन्ना की टोपी और एकदम हम बिल्कुल टीम मीडिया रिवॉल्यूशन सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि हमने अन्ना हजारे को बहुत सारे फेजेस में हम सब पुणे के जर्नलिस्ट लोगों ने अन्ना हजारे को देखा है। हाँ, तो आप लोगों का क्या एंटिसिपेशन था, ये कहाँ मुझे जाएगा? ऐसे लगा कि पूरा देश और देश की यूथ जो इम्प्रेस हो गई है, उसका इंटेंशन अच्छा है, Yes. मगर तरीका गलत है। एक नाराजगी थी यूपीए क्योंकि- 2 के नहीं, दौरान जो देखिए, लगातार खुद- घोटाले खुद को सामने आ रहे lack थे। of नॉलेज एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो अन्ना हजारे ने बहुत देर के बाद की। दूसरी चीज क्या है कि हम सबको एक ऐसा नैतिक सिंबल चाहिए होता है जिसके साथ हम अपनी आस्था जोड़ सकें। बिल्कुल सही बात। और पिपली लाइव बन गया था, आपने जैसे बोला 2011 में फिल्म बनी, राळेगण पिपली सिद्धी, वहाँ पे तो बहुत पत्रकार भी आते थे, तो उनकी भी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अन्ना हजारे के इसमें पूरा शाकार है। बात ये आप नहीं पत्रकारों मिलता के है। पत्रकारों से बड़े नाराज हैं भाई साहब। ये ले दे के एक नहीं, चपत ऐसे घुमाई देते हैं पट। तो वो बहुत हुआ था। लेकिन जी। जैसा उन्होंने कहा कि जो मीडिया थी जो उनको लाइमलाइट दे रही थी, फ्लैश दे रही थी, वो अगर चली गई तो क्या, तो फिर इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मीडिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे का गलत इस्तेमाल हो रहा था और ये अन्ना हजारे को समझ नहीं चला। ऐसा नहीं कि अन्ना हजारे ने खुद किया था। एक बात आप याद रखो, अन्ना हजारे का आंदोलन जब शुरू था तब क्या था, दुनिया में क्या शुरू था? दुनिया में फेसबुक रेवोल्यूशन शुरू था, इजिप्ट में क्रांति हो रही थी, अरब में क्रांति हो रही थी। तो ये जैस्मिन रेवोल्यूशन जो है, तो वैसा ही रेवोल्यूशन यहाँ करने वाले थे और इसलिए कांग्रेस सरकार को पंक्चर करना जरूरी था। कांग्रेस सरकार पंक्चर करना, एक नया फेस लाना, ये सब करने के लिए जो व्हीकल और था, उसके लिए कांग्रेस सरकार पर्याप्त वजहें भी मुहैया करवा रही थी। बिल्कुल
और Don't जो give too और much जो credit to- और जो व्हीकल था वो व्हीकल था अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे को ये पता नहीं क्योंकि चला लोगों के अंदर कि एक हमारा नाराजगी इस्तेमाल थी हो तो रहा है। लगातार नहीं, जिस ये तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि देखो अन्ना हजारे का जब रालेगन सिद्धि आदर्श गांव बना तो शरद पवार ने उनको 300 गांव आदर्श योजना करने को कहा। अब ये समझना चाहिए कि एक गांव से दूसरे गांव को जाने के बाद 300 दिन लगेंगे ना, तो अच्छा, और वो जो तो ये- उनके गांव के बारे में कहानियां चलती, शराब पियो तो पैर से बांध के मारते हैं टाइप की, सही है वो? नहीं, मारते नहीं है, लेकिन वहां का इतना पक्का रूल है कि जो भी अन्ना हजारे ने फ्रेमवर्क दिया है, रालेगन सिद्धि नाम है उसका, हम सब लोग कई बार वहां गए हैं, वो डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। ये उनकी 2011 में पत्रकार पीट गए ना, मैं वही बोल रहा था। वहाँ पे जो कवरेज करने के लिए आए थे दिल्ली से, तो अन्ना हजारे भाई साहब पत्रकारों को नहीं पूछो सर, अन्ना हजारे काठी लेके भागते थे उनके पीछे, हाँ, तो फिर नॉट अलाउड। अच्छा चलिए कोंकण पे आते हैं। नहीं नहीं, एक बीच में मुझे बताना था, सोलापुर का हो गया, सांगली का पॉलिटिकल जो पूरा एक होल्ड है, पूरा वसंत दादा पाटिल से लेके अभी जो सांगली में कांग्रेस का डिसेंट है, वो पॉलिटिकल इसमें बात करेंगे, लेकिन क्रॉप पैटर्न के बारे में, गन्ने के बारे में सबसे ज्यादा कोल्हापुर और सांगली एंड सोलापुर सबसे ज्यादा शुगर मिल माइक पे बोलिए, हाँ। सबसे ज्यादा शुगर मिल शोलापुर में है, और शोलापुर सबसे ज्यादा अवर्षण, मतलब जी। जो अकाल भी है, पानी की किल्लत जो हम मराठवाड़ा में पानी के देखते बारे हैं, में कोल्हापुर वो बहुत शोलापुर में लकी है, पानी बहुत एक अकेला जिला ऐसा होगा कि जहाँ पे इवन सांगली इज नोन फॉर ग्रेप्स आल्सो, द्राक्ष। ये ग्रेप्स भी नासिक जाते हैं बॉटल होने के लिए, क्या क्या? ये ग्रेप्स भी नासिक जाते हैं। हाँ, ग्रेप्स नासिक जाते हैं। वहाँ पे विजय सिंह मोहिते पाटिल अखलूज उनकी अलग वाइनरी वो शुरू है, लेकिन फिर भी ज्यादा नासिक कोई ज्यादा अच्छा, नासिक में चलिए, जाते कोंकण हैं। बताइए। हाँ, कोंकण में अभी देखिए, ये पालघर वगैरह सब शुरू होता है, वो सी शोर लाइन है पूरी ये, लेकिन मेजर कोंकण जो है, जिसमें मुंबई भी आता है, मुंबई में दो टाइप्स है, एक अर्बन और सब अर्बन। मुंबई सिटी इज इन अर्बन एंड सब अर्बन। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बट यहाँ से जो शुरू होता है पालघर, मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन, उसके बाद रायगढ़, ठाणे और कल्याण यहाँ है, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ तक है पूरा। ये पूरा सी शोर एरिया जो है, कोस्टल एरिया, वो कोंकण डिवीजन में आता छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा प्रभुत्व जहाँ पे रहा, है। रायगढ़ राजधानी थी। हाँ, बेसिकली शिवाजी महाराज का जो प्रभुत्व था वो तो बेसिकली पुणे जिले में ही ज्यादा था। हाँ, लेकिन हाँ, रायगढ़ राजधानी। हाँ, लेकिन रायगढ़ राजधानी थी। उनका जन्म ही शिवनेरी में हुआ था। लेकिन रायगढ़ का जो मतलब टोपोग्राफी है, भौगोलिक है, शिवनेरी Basic- पुणे में आता है या अहमदनगर की तरफ आता है? पुणे में आता है, शिवनेरी पुणे में आता है। बेसिकली क्या है, शिवाजी महाराज ऐसे पहले किंग थे कि जिनको पता चला था और महत्व पता था सी शोर का महत्व क्या है, कोस्टल एरिया का महत्व क्या है, इसलिए उन्होंने खुद के आरमार को खड़ा किया था। तो इस आरमार? आरमार खुद का नेवी, अच्छा। खुद की नेवी खड़ी की थी, तो इसीलिए रायगढ़ उनकी कैपिटल बनी थी। यहाँ का क्या है, कोंकण एरिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कोंकण एरिया की खासियत यह है कि फर्स्ट थिंग इज आम, अल्फांसो आम। इसकी खासियत, कोंकण के आम यानी पूरे देश में या फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होते हैं, वो सबसे इस एरिया में। सेकंड थिंग इज बहुत आप लोगों ने उसको मार्केटिंग कर करके एकदम ऐसा कर दिया, अल्फांसो नहीं खाया तो क्या खाया साहब। सेकंड थिंग इज चलता है ना। हापुस, केसर, ये सब। केसर तो थोड़ा कर्नाटक से आता है, लेकिन अल्फांसो इज बेसिकली फ्रॉम कोंकण। सेकंड थिंग इज नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बाद उसी में को अल्फांसो बोलते हैं, उसी को हापुस बोलते हैं। ये पोर्तुगीज से ओरिजिनल, हाँ, पोर्तुगल से। सेकंड थिंग इज यहाँ की फिश मार्केटिंग, बाद में टूरिज्म पूरा। एक्चुअली कोंकण का सबसे बड़ा पानी का प्रॉब्लम यह है कि कोंकण का पानी जो बारिश गिरने से आता है, वो उससे 80 to 85% पानी बह जाता है, वेस्ट होता है, उसका यूज दरिया में चला जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। बट नेचर इज सच अ फैबुलस थिंग इन कोंकण, इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ कैलिफोर्निया। और बहुत सारे लीडर्स यहाँ आके प्रोमिस करते हैं कि कोंकण का हम कैलिफोर्निया बना देंगे। उसकी वजह का कोंकण बन गया, लेकिन कोंकण का कैलिफोर्निया नहीं बना। तो कोंकण इज सच अ लवेबल थिंग विच कैन ओनली बी कंपेयर्ड विथ कश्मीर एंड केरल। केरल एंड कश्मीर के बाद अगर पूरी देश का सबसे सुंदर क्लेम सर, यस, इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्लेम, सबसे बढ़िया कश्मीर एंड केरल के बाद अगर कोई ब्यूटीफुल एरिया है तो कोंकण में है। और ये कोस्टल रोड सबसे नेताओं ने बड़े बड़े खेत ले रखे होंगे यहाँ पे। सर कोंकण की दो हाँ, problem फार्म है। हाउस होंगे बड़े बड़े। अभी गिरा है ना। और कोंकण का डायरेक्ट कनेक्ट मुंबई से। लेकिन दो चीज़ें हैं, मुंबई गोवा हाईवे 14 साल से नहीं बन पाया। नितिन गडकरी के परफॉर्मेंस के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है। नितिन गडकरी बहुत कार्यक्षम है, तो उसी की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं हुई। और कोंकण जो कि पश्चिमी घाट और पूरा आम, ये सब, तो उसके बावजूद यहाँ ये भाई साहब जो- जिस रूट की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं इस नक्शे पे दिखा देता हूँ।
ये मुंबई है और कभी आपको दिल चाहता है जैसी आदि इत्यादि फिल्में देखकर आप उन फंतासियों में जाएं कि एक रोड ट्रिप करते हैं और आप मुंबई से गोवा की तरफ आए। लेकिन दिल बिल्कुल नहीं चाहता है कि मुंबई से गोवा जाए। नेशनल हाईवे, अरे साहब कितना निराशावादी व्यक्ति हो, रुक जाइए, करवाने तो दीजिए। तो नेशनल हाईवे जो है वो मुंबई से ये आता है, देखिए ये रास्ता है, ये नेशनल हाईवे का, लेकिन इसकी हालत बहुत दुरुस्त नहीं 14 है, साल से इसलिए बन रहे हैं। मुंबई से लोग पुणे जाते हैं, पुणे से सातारा और कोल्हापुर होते हुए फिर यहाँ से कट लेते हैं। ये रोड बहुत दुरुस्त है, लेकिन ये रोड दुरुस्त नहीं है। This is what you are तो saying. उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है। और एक भूली हुई खासियत बताता हूं जो हिस्ट्री में जरूर दर्ज होनी चाहिए और बच्चों को भी याद होना चाहिए कि पहली बार भारत में सी शोर की मार्ग से टेररिस्ट लोगों ने जो बम्स लाए, आरडीएक्स लाए, वो कोकण में से लाए। ये भी याद होना चाहिए बिकॉज 92 के ब्लास्ट के दौरान, उससे भी पहले मुझे याद है टीके भाल वाज डेप्यूटी कमिश्नर देयर हु वाज इन पूना आल्सो, सो दैट ही वाज द पुलिस ऑफिसर जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ से सीधा गुजरात कोस्टल लाइन के पास से जो रास्ता जाता है वो पाकिस्तान कराची की तरफ जाता है। ये दाऊद इब्राहिम कास्कर इज बेसिकली फ्रॉम रायगढ़, रायगढ़ से डोंगरी बसा। हाँ, और यहाँ से वो पूरे आरडीएक्स वगैरह जो उतारे गए सी शोर पे, वो यहाँ से उतारे गए। और दूसरा क्या है सर कि कोकण का विकास होता नहीं है। इसके 2-3 कारण हैं, डिबेटेबल है ये, लेकिन जो इतना अच्छा नेचर है, पर्यटन है, तो सब विनाशकारी प्रकल्प है वही लाए जाते हैं। तो लोगों का कहना है कि जो प्रकल्प है वो लाइक टूरिज्म बढ़ाया, ऐसे प्रकल्प। एनरॉन कहाँ के लिए आया था? दाभोळ एनर्जी के लिए, दाभोळ रत्नागिरी। यहाँ। हाँ, अच्छा। तो उसको अरब समंदर में जो बुड़ाने की घोषणा की थी उन्होंने, शिवसेना उससे यूटी निकाला। का गवर्नमेंट जो 95 में आ गया तो उनका पहला आइटम ये था, प्रॉमिस ये था कि हम उसको समुद्र में डुबा देंगे, एनरॉन। हाँ, तो गोपीनाथ मुंडे जी और बाळासाहेब ठाकरे ने उसको निकाला समुद्र से फिर से निकला। सबसे बुरी बात क्या है कि कोंकण में पानी की समस्या है। ये मतलब बड़ी दिक्कत है कि जिस कोंकण में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, वहाँ पानी की समस्या एक। दूसरी केरल और बाकी कैलिफोर्निया से तुलना हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ टूरिज़्म के लिए कोई एफर्ट्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। मतलब आज भी कोंकण में जाना, मतलब पास में, मतलब सिंधुदुर्ग जो है उसके पास में गोवा है, लोग गोवा जाते हैं लेकिन यहाँ के सावंतवाड़ी को नहीं आते, जबकि गोवा की पूरी इकोनॉमी चल रही है टूरिज़्म पर, लेकिन टूरिज़्म के लिए यहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मुझे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और जहाँ जहाँ आपको लगे कि कुछ आमदार भी ऐसे हैं प्रभावी, ज़रा बताइए कौन सी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बड़े नेता हैं और कौन कौन से कास्ट ग्रुप हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ पे। जैसे मैं बारामती में था तो मुझे बोला गया कि धनगर आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था 2014 के दौर में, मराठा आरक्षण को लेके आंदोलन चल रहा है, दलित पैंथर यहाँ पे आरक्षण रहा है पूरा, है ना, कि अम्बेडकराइट एक वो रहा है, प्रकाश अम्बेडकर उसको लेके आते लेकिन उतना वो पूरे अक्रॉस द स्टेट उतने प्रभावी नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं है। एक थोड़ा सा मैं पहलू बताऊं महाराष्ट्र के इलेक्शन के क्या है इस बार, एक तो इंटरेस्टिंग है। पहलू से पहले आप मुझे जो तीनों गठबंधन है उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं और उनके चुनाव निशान क्या हैं ये बता दीजिए। शुरुआत करेंगे एनडीए से। एनडीए में कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, फिर क्या यहाँ पे भाजपा बोलते हैं ना? हाँ, भाजपा, हाँ, फिर अजित पवार है, उनका वो घड़ियाल है, हाँ, एनसीपी, फिर एकनाथ शिंदे है, उनका चुनाव निशान धनुष्यबाण। हाँ। मैं दो गठबंधन के आंकड़े आपको बताता हूं सिर्फ। सर पहले पार्टियों के नाम बता दें। पार्टियों के नाम महायुति जो है, महायुति, हाँ, उसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना एकनाथ शिंदे, हाँ, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित पवार और वंचित विकास आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर जी की है। नहीं, महायुति में नहीं है। अरे कोई बात नहीं, फ्लो में निकल गया। महायुति में नहीं है, लेकिन वो महायुति के लिए इतने फायदेमंद है कि इनको लगता है कि ये महायुति का ही नहीं है। मुझे लगता नहीं है। अदृश्य युति बोल रहे, लेकिन उसको बी टीम कहते हैं, ये भी आरोप होता है उनका। लेकिन महायुति कोई भी नई पार्टी गोलबंदी आती है उसमें यही लांछन लगा दिया जाता है, फिर तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ता। कवाड़ी भी है, आरपीआई भी है, जोगेंद्र कवाड़ी भी है इसमें। और जो अभी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का जोगिंद्र कवाड़े गुट, और आरपीआई उसमें बहुत सारे 4-5 ग्रुप है। अठौले भी है, अठावले ग्रुप भी इसी में है। और जो महाविकास आघाड़ी है, मन से लड़ रही कहीं चुनाव, सपोर्ट कर रही है। मनोज से सपोर्ट कर रही है। अब वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। मोदी के लिए हमने सपोर्ट किया है बीजेपी को। अब वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं, उनका एकमात्र एमएलए है, 2019 में आया था पालघर से वो। हाँ, तो चुनाव नहीं लड़ रहे वो। अच्छा, तो ये हो गई महायुति, ये महायुति हो गई। दूसरे गठबंधन के नाम महाविकास आघाड़ी है।
महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव अघाड़ी ठाकरे। युति का मतलब क्या होता है? Alliance। युति और वो अघाड़ी का अघाड़ी मतलब? same है। दोनों का मतलब युति आघाड़ी का मतलब सेम है। ये मराठी टर्मिनोलॉजी है। युति जो है वो राइट विंग की मानी जाती है, शिवसेना बीजेपी की, और आघाड़ी जो है वो कांग्रेस एंड लेफ्ट विंग की मानी जाती है। महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है। इसीलिए जो 95 गवर्नमेंट है जिसको महायुति सरकार कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दैट वाज शिवसेना बीजेपी। पर युति और अघाड़ी का अर्थ एक ही है, पर्यायवाची है। लेकिन आघाड़ी जो है वो कांग्रेस एंड एनसीपी की ही है, और युति जो है वो शिवसेना बीजेपी की है। तो ये महाविकास आघाड़ी जो है उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है, कांग्रेस है, मशाल। कांग्रेस तो पंजाब आपको मालूम है, और एनसीपी शरद पवार तुतारी। हाँ, तो ये तुतारी पकड़ने वाला आदमी क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तुतारी ये अलग सिंबल भी दिया है। ट्रम्पेट एक अरे अलग बाप रे। तो ये बहुत बारामती में भी ऐसा है। झोल है ये सब। बारामती में तुतारी वाला और एक कैंडिडेट है और शरद पवार नाम का भी एक कैंडिडेट है। तुतारी अलग है, तुतारी वाला आदमी अलग है। जो एक्चुअली रिक्शा वाला है वो शरद पवार, दूसरा। तो ये आनंद गीते भी 3 है, वो अलग मुद्दा है। आनंद गीते नाम के 3 कैंडिडेट है। पहले जी, तो अभी ये तो तत्करे गठबंधन नाम हो गया। का- प्रकाश अंबेडकर गठबंधन में कौन कौन है? वंचित बहुजन बहुजन आघाड़ी। आघाड़ी उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी करके उनकी खुद की पार्टी है। उसमें और भी कोई पार्टी है साथ में? नहीं वंचित बहुजन AIM, आघाड़ी। IM अलग वंचित लगती है। आघाड़ी की एक खासियत में 2 सेंटेंस में बताता हूं। पिछले 2019 के इलेक्शन में करीबन 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, नहीं उन्होंने 11 में खड़े किए थे, उसमें 7 या 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 से लेके 1.25 लाख तक उन्होंने वोट्स खाई थी। उनकी खासियत नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये जो टर्म है ना, वोट खाए थे, आप जब कोई नोटा दबाए तो लोग कह देते हैं वेस्ट किया। नहीं है भाई, आप अपना एक्सप्रेशन कर रहे हो। तो जिन लोगों को लग रहा है कि प्रकाश अंबेडकर की पॉलिटिक्स दुरुस्त है, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर, वो नहीं, वोट का ही नहीं होता। ये तो ये बहुत ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव होता है कि ये वोट कटवाएं। अगर गौरव कोई जी, एक आइडियोलॉजी होती है जी हर एक पार्टी की। हाँ। आप किस लिए लड़ रहे हैं और आपके एनिमी कौन है, जी यही बात अगर क्लियर करके आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, और लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि आप खड़े हैं तो आपका फायदा बीजेपी सर, को वो होने तो वाला है। यहाँ पे जो बीजेपी कांग्रेस के अलावा शिवसेना और शरद पवार की पार्टी वो भी नहीं कर पाए। आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए, वो शिवसेना चलेगा आधी भी उधर तो। हो गया थी। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी के पार्टी का यहाँ रहना और उसका फायदा किसको होना, You ये तो- can present a political critique of Prakash Ambedkar's politics. My reservation, my assertion is, sir, anybody giving vote to anybody, वो वोट खाना, वोट काटना, ये बहुत You गलत है। cannot change public perception, सौरव। You अगर can पब्लिक create your own. You can create your अगर own पब्लिक party. परसेप्शन है तो पब्लिक वोट क्यों दे रही है उनको? 60,000 भी दे रहे हैं तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना अपना नहीं, मत। वही तो, वो वोट अगर डिवाइड नहीं होता तो क्या होता, ये भी पब्लिक परसेप्शन देखना पड़ेगा ना। तो फिर आप 2 पार्टी सिस्टम कर दो, खत्म ही कर दो मल्टी पार्टी मैं सिस्टम। बोलता हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो पहला 2019 में किया, पहली बार किया। उसके पहले प्रकाश अंबेडकर जी का भारी बमस करके पार्टी थी, और उनका जो फोर्टे था, मतलब बहुत बड़ा जो उनका एरिया था, उस खास करके अकोला था। अच्छा। 1999 में प्रकाश अंबेडकर अकोला के एमपी भी रह चुके, वो खासदार भी थे 1999 में। तब वो एससी भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन थी, लेकिन फिर भी वो चुन के आए थे। उसके बाद 2019 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब बात ऐसी है कि उस इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी उस वक्त नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी इनकी जो आघाड़ी थी, तो उनके अलायंस के लिए बातें शुरू थी, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने इनकार कर दिया और वो उनके साथ आए नहीं। सभी जगह उनके उम्मीदवार खड़े रहे। क्या वजह बताई उन्होंने, क्यों नहीं हो पाया उन्होंने alliance? बताया कि जो जितनी जगह मुझे चाहिए, जितनी सीट्स मुझे चाहिए, ये मेरे आत्मसम्मान, मांगी और वो भी हाँ, वो तो मुझे आत्मसम्मान का ये मुद्दा है, इसलिए मैं नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। उनका ये होता है। अब अभी भी ये जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने बताया था कि जालना से आप मनोज जरांगे को खड़ा करो, पूना से आप डॉक्टर अभिजीत वैद्य को टिकट दे दो, तो उनकी मांगे होती है। कुछ स्पेसिफिक ओबीसी का परसेंटेज दिया था हाँ। कि इतना कैंडिडेट होना ही तो चाहिए। ये मांगे जो होती है तो मांगे होती है, ठीक है। तो 2019 में हो नहीं सका। दरअसल बात ऐसी है, किसने किसके वोट खाए बात अलग है, लेकिन उनका चुनाव बात निशान क्या है? प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर है। सुनो, हाँ, हाँ। मतलब जो सर ने बताया 2019 में उनका जन्म कैसा हुआ, वंचित बहुजन पार्टी का कोरेगांव भीमा का जो इशू हुआ उसके बाद हुआ, जो उन्होंने बंद पुकारा था महाराष्ट्र में, वो सक्सेसफुल हुआ। उस तरह का बंद सिर्फ शिवसेना पुकारती थी। ये जो आरोप होते हैं बी टीम के, वो इसीलिए होते हैं कि जो भी तय हुआ है। AIM पे भी लगता है इस तरह का कोई आरोप यहाँ पे महाराष्ट्र में? एआईएमआईएम पे तो बार बार लगता है, लेकिन इनके बारे में पहली बार अभी लगना शुरू हो गया, पहले ऐसा होता नहीं था। सी, इंटेग्रिटी के बारे में कोई कह नहीं सकता है, उनको जो उनका वोट है वो लेना है, वो लेंगे ही। लेकिन जब आप पीछे हट जाते हो तो उसमें कोई जुगाड़, लोगों को लगता अच्छा, है मुझे अब उसमें now we are जुगाड़ है talking। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पे दलित वोट बैंक को ध्यान में रख के एक पार्टी बनी, दलित और बहुजन को, बहुजन समाज पार्टी। काशीराम जी यही नौकरी करते थे सरकारी, है ना, और वहां गए, बसपा बिल्ड हुई। महाराष्ट्र में दलित कोर वोट बैंक रख के और फिर और जातियों के साथ जोड़ के कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल फ्रंट क्यों नहीं तैयार हो पाया? बिकॉज ऑफ फ्रैक्शंस इन आरपीआई, नंबर 1।
2-3 मुद्दे हैं इसमें। ये आरपीआई जो बाबा साहब बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल शुरू की बिल्कुल थी। आरपीआई में एक रामदास अठौले जी का गुट होगा, दूसरा बाद में कोई रूपवती जी का गुट होगा, तीसरा बाद में और कोई गुट होगा। कम से कम 7 या 8 गुट ऐसे हैं आरपीआई में कि जो इकट्ठा नहीं आ पाए। 2-3 बार प्रयास हो गया, रामदास पर अठौले कोई जी एक ने लीडर किया, तो ऐसा प्रकाश होता ना जो अक्रॉस द महाराष्ट्र दलितों का सबसे बड़ा लीडर बन के उभरता। नहीं ऐसे 3 बार हुआ। एक नामदेव ढसाल ने प्रयास किया, दूसरी बार अंबेडकर ने प्रयास किया, प्रकाश अंबेडकर ने, तीसरा रामदास अठौले ने प्रयास किया कि चलो हम अंबेडकर जी के नेतृत्व में इकट्ठा आ जाते हैं। वो नहीं बन पाया, फ्रैक्शंस। दलित ऐक्य बहुत आपने कहा बड़ी बात है, लेकिन ये देखो खुद बाबा साहब अम्बेडकर 2 बार चुनाव हारे। एक बंबई में हारे, दूसरा भंडारा में पोट निवडणूक हारे। तो उन ऐसा बताया जाता है कि उनको ऐसा लगा कि अस्पृश्य लोगों को ये लोग दूर रखना चाहते हैं इससे, इलेक्शन से, और इससे उनका ही ऐसा खुद का समझ हो गया बाबा साहब अम्बेडकर का। ही थी ना, नहीं, लेकिन वो हार गए ना। पर उसमें वो लॉजिक वो आया जो अभी मैं क्रिस्टोफ लेकिन ज़ेब्रा एक की बुक इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था। हाँ, उसमें ये था कि जब आप सीटें रिजर्व कर रहे हो, लेकिन उन रिजर्व सीटों, ये रामविलास पासवान भी ये बात कहा करते थे कि रिजर्व सीटों के जो कैंडिडेट हैं, जो दलित नेता हैं, उनको हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो नॉन दलित वोटर है वो इतना नाराज ना हो जाए कि उनकी आगे जीत ना हो पाए। तो कभी भी वो बहुत ही ऐसे एग्रेसिव स्टांस भी नहीं ले पाते थे। ये एक विरोधाभास और एक 1998 में शरद पवार ने कर दिखाया था कि पहली बार 4 खासदार हुए थे। खासदार मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, आठवले, जोगेंद्र कवाडे, आंबेडकर आणि गवई होते। तो ये 4। चलिए अब वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू करते हैं विदर्भ से। कौन सी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन से चर्चित नेता, क्या लड़ाई? सबसे पहले नागपुर है। नागपुर। इज इट इजी फॉर नितिन गडकरी? नो नॉट इजी। विकास ठाकरे इज द ऑपोजिशन कैंडिडेट देयर। प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, इससे शुरुआत हुई गडकरी की, और हर दिन प्रचार करना पड़ा गडकरी जी को। और नागपुर ऐसा था कि जहां वंचित ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, तो वो भी एक बात उसमें थी। और जो विकास ठाकरे है वो मेयर थे वहाँ के, एमएलए भी थे, तो उनके कांग्रेस इकट्ठा हो हाँ, गई। तो उनकी अपनी एक बात क्योंकि थी। अदरवाइज जब हम लोग नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की पॉपुलैरिटी देखते हैं तो नितिन गडकरी हमेशा पब्लिक के बीच भी बहुत टॉप परफॉर्मिंग, उनको बहुत उनका सम्मान के साथ जिक्र किया जाता है, परसेप्शन के लेवल पे बहुत, कार्य क्षमता के लेवल पे बहुत। और वो ये भी हाईलाइट करते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ था उनके चुनाव लड़ने से पहले, जिसको उन्होंने ही स्मैश फ्रॉम कांग्रेस। जी, नागपुर के पहले मैं आपको जरा बताना चाहूँगा, आपने जो बताया कि महाराष्ट्र में ऐसा दलित बहुजन पॉलिटिशियन क्यों नहीं आया, इसके बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ। बात ऐसे है कि जो दलित बहुजन पॉलिटिक्स की स्पेस है वो कांग्रेस नहीं खाली महाराष्ट्र में। मतलब जो यशवंतराव चौहान थे उन्होंने ही फुले शाहू अम्बेडकर बोल दिया, और बहुजन राजकारण के बारे में यशवंतराव चौहान ही बोलते थे। उसके बाद शरद पवार आए तो उन्होंने भी यही बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि फुले शाहू अम्बेडकर और बहुजन दलित पॉलिटिक्स की जो स्पेस है वो स्पेस कांग्रेस ने ही खुद खत्म कर दी, इसलिए खत्म कर ली या मतलब उस ले ली, leadership को absorb कर लिया? खुद ले ली और एब्जॉर्ब भी कर दिया। तो इसलिए ये बची नहीं बाकी लोगों के लिए। अच्छा। ये मुझे लगता है। अब नागपुर के बारे में आगे जी, वहाँ पे बताइए। सर एक हलवा मुद्दा भी है। एक हलवा जो जमात है वो नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है नागपुर में। उनका जो कास्ट का इशू है, क्या issue है? जात प्रमाण पत्र उनको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो नाराज है। उनका डिमांड है उनको स्टेटस मिलना चाहिए। किसका? ओबीसी का ओबीसी का शायद, तो इसीलिए वो नाराज ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनल, ये गॉसिपिंग है कि इंटरनल गडकरी का लीड कम करे तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। मतलब अगर जो लोग बता रहे हैं कि बीजेपी अटक गई 225, 30, 40 वगैरह, और ऐसा ये नेता, कौन लोग मिल रहे हैं आपको जो ये बता रहे हैं? ऐसा नेता की जरूरत होती है ना कि जो सबको साथ लेके चले। तो गडकरी जी का अपील है कि शरद पवार भी बोल ये देंगे। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को लेकर ये थ्योरी 2013 से फ्लोट हो रही है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा, क्योंकि देखो बीजेपी अगर 200, सवा 200, 250 हो गई तो मोदी जी क्योंकि की जगह मॉडरेट फेस। गडकरी जी के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ था ना कि ये मोदी जी की नहीं, गडकरी जी की वेव है। हाँ, जैसा नवनीत राणा का भी हुआ था कि मोदी जी की कुछ वेव नहीं है, तो उसमें बाद में आते हैं। खासियत एक छोटी नागपुर की खासियत ऐसी है कि पिछले दोनों बार नितिन गडकरी 2,16,000 से ही जीते हैं। 1,000 का सिर्फ फर्क है, 2,16,000 और 2,17,000। तो ये इस बार भी देखेंगे। कोई बड़ी फाइट या गढ़चिरौली? नहीं, चंद्रपुर में है, सुधीर मुनगंटीवार है जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं महाराष्ट्र के। उनको खुद को लड़ना नहीं था, लेकिन फिर भी उनको घोड़े पे बिठाया गया और बोले नहीं, आपको ही लड़ना पड़ेगा। वो इसी तो यहाँ इलाके से से आते हैं, वो चंद्रपुर से आते हैं। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वरना तो 0 ही था। तो वो 1 सीट वहाँ से थी, बाळू धानोरकर। तो वो गुजर गए। उनकी पत्नी है, तो सिंपैथी वोट वहाँ पे माना जा रहा है। बाळू धानोरकर की पत्नी जो है प्रतिभा धानोरकर, वो खड़ी है। बाळू धानोरकर वैसे शिवसेना में थे, लेकिन वो कांग्रेस में आ गए और वो सीट उनको मिल गई। सुधीर मुनगंटीवार जो है, सुधीर मुनगंटीवार नितिन गडकरी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उनको खड़ा किया, खड़े नहीं रहना था, वो खड़े हो गए। उसके बाद जो सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उनका, जो भाई और बहन
एक उसका बेड अलग पर है, सुलाना, रेफरेंस अलग जो भी है कुछ उसका। रेफरेंस अलग था। कांग्रेस ने कुछ किया वगैरह, सिख दंगल वगैरह उसमें किया, लेकिन वो जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट पर वो इलेक्शन इतना मतलब स्टेटमेंट वायरल हो गया, और इलेक्शन के लिए मुनगंटीवार के बिल्कुल Sensitive हो गया matter खिलाफ, बहुत। मुनगंटीवार आप के ये खिलाफ कह रहे हैं कि स्टेटमेंट आतंकी गया। मुकाबला है। हाँ, इसके अलावा अमरावती में एक अमरावती। नवनीत राणा अमरावती में है, नवनीत राणा। अमरावती में नवनीत राणा जो हनुमान चालीसा फेम। या हनुमान चालीसा फेम। नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। एक्चुअली अमरावती में हनुमान व्यायाम मंदिर है, लेकिन अब ये हनुमान चालीसा के लिए फेमस हो गया है। नवनीत राणा इज एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन, वो तो आपको सब पता है। वो भी पता है, उनके सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई लड़ी रवि राणा की। नेशनल न्यूज। आपको इतना पता है, सुनना क्या चाहते हैं? अरे नहीं सर, सॉरी। तो नवनीत राणा जो है, तो नवनीत राणा बेसिकली अमरावती में जो है, अमरावती में बहुत सालों बाद लोटस के सिंबल पर इलेक्शन हो रहा है, और पंजा पहले जो है किसके पास हाथ, जाती थी? एनसीपी शिवसेना। एनसीपी नहीं, के शिवसेना। नहीं वो, हाँ, पहले शिवसेना का गढ़ था, और वो तो इंडिपेंडेंट थी नवनीत राणा। तो अब कौन नवनीत थे वो लीडर? वो उनका जिक्र भी खूब होता है शिवसेना के। आनंदराव अडसुल, अरसुले, हाँ। He was state finance minister. और 14 में यूनियन, जीते भी थे, हाँ। 14 से 19 हाँ, तक वही हाँ। रहे थे एमपी। हाँ, हाँ। आनंदराव। तो आनंदराव अडसुल थे। तो आनंदराव अडसुल, अब हुआ ऐसा है कि नवनीत राणा बीजेपी से लड़ रही है, उसके जो पति है रवि राणा, वो भी एमएलए है, एक बात है। दूसरे जो है उसके खिलाफ जो है बलवंत वानखेड़े है, वो कांग्रेस के। यशोमती ठाकुर वहाँ की मतलब स्टेट मिनिस्टर थी, महाविकास आघाड़ी की बहुत बुलंद नेता है, और राहुल ब्रिगेड की मानी जाती है, तो वो उसके साथ है। तो अमरावती में ऐसा है। तीसरी जो है ये बच्चू कड़ू करके, दिनेश भूप। हाँ, बच्चू कड़ू। तो बच्चू कड़ू के उम्मीदवार है दिनेश बुप, वो है प्रहार के। अब एक बात ऐसी है, मतलब बच्चू कड़ू कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन नवनीत राणा नहीं आनी चाहिए। क्या अदावत की वजह क्या है? रवि राणा वर्सेस बच्चू कडू। ये क्या है बेसिकली, एक तो एक ही मतदार संघ से, एक ही इलाके से है, और दोनों के भी झगड़े पहले से शुरू है। उसमें पॉलिटिकल भी कुछ है, उसमें कुछ वहाँ का पावर कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन दोनों के झगड़े शुरू है। और अब दोनों भी वैसे बोले जाए तो दोनों भी महायुति में है। फिर भी बच्चू कडू ने कहा है कि कुछ भी हो नवनीत राणा को, बच्चू कडू एनडीए में है, हाँ एनडीए में लेकिन वहां पे नवनीत राणा का विरोध हाँ, कर रहे हैं। हाँ, नवनीत राणा का विरोध कर रहे हैं। उनका प्रहार है, निर्दलीय को वहां उनका पे प्रहार करके पार्टी है, खुद की पार्टी है, तो प्रहार पार्टी के दिनेश बुब है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नवनीत राणा के खिलाफ जो वोट्स है उसका डिवीजन हो सकता है। आनंदराज आंबेडकर वहां से और एक खड़े, तो 4 लोग हो गए। हाँ। बळवंत वानखेड़े, नवनीत राणा, दिनेश बुब और आनंदराज आंबेडकर। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि नवनीत राणा के खिलाफ के जो वोट है वो इन तीनों में कट सकते हैं। अच्छा, और अगली सीट थोड़ा सा अगली सीट नांदेड़ थोड़ी ज्यादा चर्चा में है, बिकॉज ऑफ अकोला में प्रकाश आंबेडकर है। अच्छा, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इज ही इन फाइट? आप में से कोई गया अकोला? मैं जाके आया अकोला, लेकिन उनका प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वहाँ की जेडपी हो या वहाँ की स्थानीय स्वराज संस्था जो हो, उसमें उनका बहुत सारा होल्ड है, लेकिन पिछले दोनों बार वहाँ से वो हारे हैं, लेकिन वहाँ पे 14 और 19 में। अभी तिरंगी फाइट है। 2 मराठा है, अनूप धोत्रे और अभय पाटिल कांग्रेस से, और ये दलित मराठा ऐसी हो गई। और अभय पाटिल पे आरोप लगाया कि वो आरएसएस का उनका दलित मराठा। मराठा। तो अभय पाटिल पे आरोप लगाया कि वो आरएसएस से जुड़े हैं, और जो शाहू महाराज को सपोर्ट किया, सुप्रिया सुळे को सपोर्ट किया, विकास ठाकरे को सपोर्ट किया, तो उनको लगता था कि यहाँ पे उनको सपोर्ट हो, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया अकोला में। नांदेड़ में अशोक चौहान, शंकरराव चौहान से लीगेसी और डायनेस्टी चलते आई है। पिता पुत्र दोनों मुख्यमंत्री रहे। वहाँ प्रॉब्लम यह है कि जिनके खिलाफ अभी तक प्रचार कर रहे थे अशोक चौहान और कांग्रेस, चिखलीकर, तो उनके खिलाफ अभी उनको नहीं जाकर, उनके बाजू में जाकर बैठना पड़ा। और उनको कैंडिडेट कौन है बीजेपी का नांदेड़ से? बीजेपी के चिखलीकर कैंडिडेट है यहाँ, और अशोक चौहान उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अशोक चौहान की जिम्मेदारी है अभी उनको वहां से चुनकर लाना। अब मंत्री बनाया, जिम्मेदारी तो रहेगी साहब, ऐसे थोड़ी। हाँ, राज्यसभा दी है। और अभी मालूम नहीं वहाँ क्या होता है। वहाँ वसंत चौहान है ना। मोदी जी को भी बोलना पड़ रहा है ना। लास्ट टाइम मोदी जी बोले तो अशोक चौहान को क्या बोले, ये डीलर है, इन्होंने आदर्श घोटाला, आदर्श क्या शहीद विधवाओं का। और अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं अशोक चौहान को, तो इन्होंने बताया कि खिलाफ करना पड़ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भारत में प्रॉब्लम यही हो रहा है। पूरा महाराष्ट्र में ऐसा है, पूरा उथल पुथल हो गई, तो पुराने बयान झाड़ पोंछ के निकाले जा रहे हैं। 2 ही उदाहरण देता हूँ कि जो अजित पवार 15 साल ताई को चुन के लाते थे, सुप्रिया ताई को, तो अब वो हराने के लिए ये कर रहे, प्रयास कर रहे। और धनंजय मुंडे जिन्होंने पंकजा मुंडे को हराया था, वो अब उनको जिताने की कोशिश करी। तो ये 2 नहीं है, सभी जगह ऐसा ही है। महाराष्ट्र मतलब जिनको जिताया उनको हराने के लिए काम करना पड़ा। और ऐसा भी नहीं कि अशोक चौहान की स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में अशोक चौहान खुद हारे थे।
इस इलेक्शन में। हाँ, जी। वंचित फैक्टर था, अगला? लेकिन हारे तो थे। जालना में नहीं, जालना औसत इतना 92 है। वो ठीक है, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा नहीं, वो तो चार बार लिया है। महादेव जानकर जी। हाँ, परभणी कहाँ है? परभणी में आपको बताता ये है हूँ, ना परभणी में आपको बताता हूँ। परभणी में सबसे बड़ी बात ऐसी है कि परभणी में महादेव जानकर खड़े हैं। महादेव जानकर ये धनगर लीडर माने जाते हैं, और धनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी और धनगर की वोट बैंक जो है वो बहुत ही बड़ी धनगर है। मतलब शेफर्ड हाँ, कम्युनिटी, शेफर्ड जो बीजेपी का माधव फॉर्मूला था उसमें भी ये थे। बराबर है, माधव में है। हाँ। तो धनगर जो है, धनगर बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज है कि जहाँ धनगर की वोट बैंक बहुत डिसीजिव है, निर्णायक है। तो इसीलिए पहले शरद पवार जी ने अपील किया था खुद ही कि महादेव जानकर अगर मेरे साथ आते हैं तो मैं उन्हें माढ़ा की उम्मीदवारी देता हूँ। हाँ, और ये जहाँ तय से भी वो खुद भी लड़ चुके हैं। हाँ, और ये माढ़ा। तय भी हुआ था कि माढ़ा से शायद महादेव जानकर लड़ सकते हैं शरद पवार की गुट से, वो महाविकास बड़े धनगर आघाड़ी नेता से। हैं। बड़े धनगर नेता है, और वही है महादेव जानकर कि जिन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ 2014 में बड़ी फाइट दी थी। जी। सुप्रिया सुले का सबसे कम लीड जो है वो उसी इलेक्शन में है। 69,000। हाँ, जब महादेव 69,000 जब महादेव जानकर खिलाफ थे, तो ये महादेव जानकर बड़े ही धनगर नेता माने जाते उनका हैं। अपना पार्टी भी था ना, है ना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, उनकी खुद की पार्टी है, हाँ। राष्ट्रीय समाज पक्ष, राष्ट्रीय उनके समाज पक्ष। पक्ष, नॉट परिषद, पक्ष। नहीं, पक्ष। हाँ। तो उनकी खुद की पार्टी है। तो महादेव जानकर बाद में, तो पहले तो शरद पवार ने अनाउंस किया, सब हुआ, और बाद में हमने फोटो ही देखे कि वो एकनाथ शिंदे से गले लग रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस से गले लग रहे हैं, तो वो महायुति के उम्मीदवार बन गए। तो उनको सीट चाहिए था, वैसे तो माढ़ा चाहिए था, लेकिन माढ़ा की अनाउंसमेंट पहले ही बीजेपी ने कर दी थी, इसलिए माढ़ा बचा नहीं था। तो बचा परभणी। परभणी में धनगर वोट बैंक अच्छी है, और परभणी में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एमएलए भी है, गुट्टे करके उनका एमएलए है। अच्छा, माढ़ा लातूर को लेकर चर्चा है कुछ? हाँ, लेकिन सुनो, लेकिन क्या है वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो, जैसे मैंने बताया, परभणी ये शिवसेना का, मतलब बाला साहेब ठाकरे का गढ़ माना जाता है। जो बंडू जाधव है वो वहाँ के एमपी है और उद्धव ठाकरे के साथ है। जैसे मैंने बताया कि पहली बार जो एमपी हो गए तो मुंबई के बाद परभणी में हो गए, तो परभणी ये बाला साहेब ठाकरे का बहुत बड़ा गढ़ है। तो यहाँ पे एक दिलचस्प मुकाबला है, उद्धव दिलचस्प ठाकरे की मुकाबला पार्टी है, versus और महादेव BJP। जानकर के लिए खुद नरेंद्र मोदी आ गए वहाँ। लेकिन महादेव जानकर खड़े हैं महायुति से, लेकिन अजित पवार के कोटे से खड़े हैं। और शिट्टी है उनका। लेकिन एक दो चीज़ें थोड़े इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये महादेव जानकर बारामती में अनशन पे बैठे थे धनगर समाज का आरक्षण मिलने के लिए, रिजर्वेशन मिलने के लिए। तो 2014 धनगर में समाज तो ओबीसी में है ना, नहीं, वो ST में हाँ, चाहते हैं। हाँ, वो अभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं हो सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग ये कि जो चुन के आए प्रधानमंत्री मोदी जी, तो बाद में देवेंद्र फडणवीस आने वाले थे, उनको पता चल गया था कि अब अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूँ। तो वो आए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, पहले कैबिनेट में मैं धनगर रिजर्वेशन कर दूंगा। आई एम श्योर देवेंद्र फडणवीस ऐसा नहीं बोल सकते थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। नहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? अरे ये रिकॉर्डेड है कि क्या? पहले कैबिनेट में नहीं, ऐसा मतलब कि उन्होंने ये नहीं कहा होगा मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। एक सेकंड क्या? पहले कैबिनेट में मैं पहले करूंगा। हमारी सरकार पहले मैं करूंगा का मतलब क्या है? पहले कैबिनेट में मैं इसको ये करूंगा। और नहीं, he was, पर मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि बिना डिक्लेयर किए। ये इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2014 में जब मोदी बने पंतप्रधान और पहली बार बारामती में गए, मतलब प्रधानमंत्री पहली बार बारामती में कब गए? 14 फरवरी 2015, वैलेंटाइन डे, उसकी वजह से याद है मुझे। तो उस दिन शरद पवार ने जो प्रास्ताविक किया था, शरद पवार ने कुछ नहीं कहा था उसमें। उसने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं, आप जो रैली में बोल रहे थे वो धनगर आरक्षण दे दो हमको, इतना ही बोला था शरद पवार ने, और मोदी ने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। जी। तो इसीलिए वो धनगर इम्पोर्टेंट है। सोलापुर में है। सोलापुर में तो सुशील कुमार शिंदे की बेटी है प्रणीति शिंदे। मुझे लगता है कि वहाँ और एक थोड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ एक लिंगायत और बाकी कास्ट का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ने की संभावना है। लिंगायत वो कर्नाटक वाले लिंगायत? हाँ, वो यहाँ ज्यादा है, बहुत लिंगायतों का यहाँ मेजोरिटी है। और मराठा एंड दिस इज अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, एससी के लिए रिजर्व है ये, तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन लिंगायत समाज अभी शिंदे के साथ है, उसका भी फायदा मिलेगा। वहाँ पे सिद्धेश्वर है ना स्वामी मंदिर, तो ज्यादा लोग कर्नाटक से आते हैं। तो ये कर्नाटक शिंदे के साथ है, मतलब कौन से शिंदे? एकनाथ शिंदे या सुशील कुमार शिंदे? सोलापुर का क्या है, सोलापुर मेल्टिंग पॉट है। सोलापुर में कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है। मतलब सोलापुर एकमात्र शहर है महाराष्ट्र में कि जहाँ हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल
कन्नड़ सिनेमा के लिए अलग अलग थिएटर्स हैं। हाँ, तो बॉर्डर पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब शिंदे जी की स्थिति जरा अच्छी है, क्योंकि लागली 2 लोकसभा में जो भी कुछ उम्मीदवार थे, शरद बनसोड़िया और जय सिद्धेश्वर महाराज, उन्होंने कुछ किया नहीं है, और राम सातपुते ताकि बहुत ही बाहर के हैं, तो प्रणीति के लिए ये अच्छा, हाँ अच्छा। सांगली सांगली सोलापुर के बारे में सिर्फ एक ही कहूँगा खासियत, इसकी खासियत ये है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली 1947, उसके पहले 4 दिन ये स्वतंत्र था, मार्शल लॉ। तो पंडित नेहरू जब आए थे, कई इलाके जो आजाद हो गए, जिसमें तो बलिया पंडित भी नेहरू था। ने ये किया, हुतात्मा नगरी थी, तो ये सोलापुर नहीं है, शोलापुर है, ऐसा बोला था कि लोग इतने ठीक है, वहाँ पे। बीड में आइए। बीड में पंकजा मुंडे और बजरंग सोनवणे, ये मेन वहाँ की लीड है। बजरंग सोनवणे इज फ्रॉम एनसीपी शरद पवार गुट, और वंचित का भी वहाँ एक अशोक हिंगे नाम का कैंडिडेट है, लेकिन पंकजा मुंडे बहुत साल उनको वैसे ही रखा, कुछ दिया नहीं पार्टी ने, ऐसा उनका कहना था। शी वॉज अ मिनिस्टर इन अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट। फिर विधानसभा चुनाव हार गई थी। विधानसभा चुनाव गिरी, वहाँ नाराजगी रही है। भाई और बहनों का एक ही सेंटेंस में बोलता हूँ कि वहाँ बंजारा वर्सेस मराठा ऐसा फाइट संभव है। और औरंगाबाद वो बंजारा कम्युनिटी से आती है। बंजारा, पंकजा मुंडे बंजारा है और बजरंग सोनवणे मराठा है, और वहाँ के मनोज जरांगे ताकि जालना से है, तो मतलब पास के है, तो वहाँ वो प्रभाव भी है। तो मराठा वर्सेस औरंगाबाद में जैसे कि इम्तियाज जलील पहले चुन के आए थे, उस चंद्रकांत खैरे, वक्त क्या था, इम्तियाज जलील जब आए 2019 में, तब वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM इनकी अलायंस थी, तो दलित और मुस्लिम ये सब वोट्स मिले हुए थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब चंद्रकांत खैरे है उद्धव ठाकरे गुट के, और संदीपान भुमरे है, वो है। यहाँ अच्छा मुकाबला है औरंगाबाद में। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो उद्धव ठाकरे के पास जा रहा है मराठवाड़ा में। यहाँ पे भी चंद्रकांत खैरे को मिल रहा है, और कई सारे मराठवाड़ा में, जैसे मुंबई में भी बोल रहे हैं 18% तो, हाँ। मुस्लिम वोट इज देयर, 18%। ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब थे, तो बाला साहब ठाकरे वॉज नोन एज एंटी मुस्लिम एंड इवन एंटी दलित। जो हमने औरंगाबाद का मेंशन किया था कि औरंगाबाद में मराठवाड़ा विद्यापीठ था, मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी किया गया, तब बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया था। तो लेकिन फिर भी आज उद्धव ठाकरे के पास मुस्लिम भी है और दलित भी है, ऐसा परसेप्शन है जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें। तो इसलिए औरंगाबाद में शायद मुस्लिम और दलित जो इम्तियाज जलील के साथ गए थे, वो शायद अब उद्धव ठाकरे गुट के साथ जा सकते हैं। तो इसलिए चंद्रकांत खैरे की पोजीशन अब जरा वहाँ अच्छी है। और 48 सीटें हैं टोटल। 48 है। सबसे इम्पोर्टेंट बारामती में अभी ऐसा है, जैसे पहले हमने कहा था कि जो भाई बहन एक दूसरे के लिए साथ देते थे वो अगेंस्ट है। खड़क वासला तय करेगा, जीतेगा। अभी और एक बात है, नहीं और एक बात है, उसमें भोर भी है, इंदापुर भी है, खड़क वासला भी है, बारामती भी है। सबसे ज्यादा लीड सुप्रिया जी को बारामती में से मिलता था, क्योंकि बारामती तो पहले अजित पवार ही पूरा उसका इंतजाम कर देते थे। एक तरफ मैथमेटिक्स है, एक तरफ केमिस्ट्री है। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो बाकी देश में कहा जाता है कि मोदी वर्सेस कांग्रेस है, महाराष्ट्र में नॉट ओनली दिस बट बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोदी वर्सेस शरद पवार है, देवेंद्र वर्सेस शरद पवार है। मोदी वर्सेस राहुल ये बताया जा रहा है। फडणवीस आते हैं, अजित पवार आते हैं, ये सुनेत्रा और सुप्रिया की लड़ाई नहीं है, मोदी और राहुल की है। तो महाराष्ट्र में ये इन्होंने अच्छा किया कि मोदी वर्सेस ठाकरे, मोदी वर्सेस शरद लोकल रखा, लोकल लीडरशिप में रखा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि बारामती में जो लोग हैं, बारामती में वो उनके मन में क्या चल रहा है अभी पता नहीं चल रहा है। जो राज ठाकरे ने इंटरव्यू लिया था शरद पवार का, तो जो रैपिड फायर था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था, उद्धव या राज। किसने इंटरव्यू लिया था? राज ठाकरे ने पुणे में लिया था शरद पवार का, और उनको पूछा था कि रैपिड फायर एक ही आंसर देना है, उद्धव या राज। तो पवार ने बोला था ठाकरे फैमिली। तो आप बारामती गए होंगे, तो बारामती में पूछा लोगों को कि सुनेत्रा या सुप्रिया, तो लोग बोलते पवार फैमिली। तो उनके मन में क्या चल रहा है पता नहीं, बहुत दुविधा है वहाँ के वो तो लोगों के मतलब मन में। जी, मैं कल पूरे दिन वहीं 7 था। तारीख को पता चलेगा कि क्या है। तो मेरे ख्याल से पूना में भी पहले जो गिरीश बापट थे, वहाँ अभी रविंद्र दंगेकर कांग्रेस से हैं और मुरलीधर मोहोळ ये बीजेपी से हैं। तो पूना में भी एक बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है। एक नेता हुआ करते थे आपके, हम लोग अखबारों में पढ़ा करते थे जब वो CW घोटाले की खबर आती थी, सुरेश कलमाड़ी। वो भी पुणे की थे। सबसे बड़ा खिलाड़ी सुरेश कलमाड़ी 3 बार एमपी रह चुके हैं, ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस की जमीन खो गई। कलमाड़ी अच्छा बुरा वो बाद में, लेकिन कलमाड़ी का जो डाउनफॉल हो गया, कांग्रेस को जमीन नहीं मिल रही है, यहाँ पे उनको नेतृत्व नहीं मिल रहा है, उनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। रविंद्र दंगेकर सातारा उदयन सिर्फ पूना के बारे में, सिर्फ कलमाड़ी जो है सिर्फ कांग्रेस के बारे में लोग नहीं बोलते, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पूना को ही लीडरशिप नहीं मिली कलमाड़ी के बाद। हाँ, तो पहले बहुत जायंट लीडर्स पूना में होते थे, नाग गोरे से लेके SM जोशी से लेके बहुत बड़े लोगों ने पूना में, काका साहेब गाडगिल थे, उनके बाद विठ्ठलराव गाडगिल थे, जयंतराव टिलक थे, ये सब लोग थे। शरद तो पवार उसके बाद पुणे में नहीं गिनते हो?
नहीं, शरद पवार ने पुणे से कभी कॉन्टेस्ट नहीं किया, नहीं पर करना भी नहीं बारामती चाहते के थे। हैं तो जिला तो पुणे ही है। वो खुद भी मानते हैं मैं पूना का नहीं, मैं बारामती का हूँ। नहीं, जिला एक ही है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल पूरी उनकी ताकत लगाई है वो बारामती में लगाई है पहले से। लेकिन अभी यहाँ का कॉरपोरेशन, यहाँ की सब स्थानीय संस्था जो है, अजित पवार पिंपरी चिंचवड़ में और पुणे में बहुत ही कंट्रोल रखते थे, लेकिन वो पूरा अभी कांग्रेस का भी चला गया, एनसीपी का भी चला गया, सातारा? बीजेपी। सातारा में उदयनराजे भोसले इज मेन कंटेंडर एंड 2 राजे हैं वहाँ। सातारा में उदयनराजे भोसले मुश्किल में है बड़े ही, ऐसा कहा जाता है, जो परसेप्शन लोगों का है। इसकी वजह यह है, डिलिमिटेशन के बाद 2009 में सातारा में वो पहले बार एमपी बने एनसीपी के टिकट पर, मतलब घड़ियाल उनका चिन्ह था। 2019 में चुन के आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अभी तो आपने हमें अब तो आपको चुन के दिया था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद जो इलेक्शन, ये 2019 में हाँ, चर्चा भी काफी तो हुई थी उसके बाद बाई इलेक्शन में वो हार गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शशिकांत शिंदे वहाँ के कैंडिडेट है, उदयनराजे के खिलाफ थोड़ा सा अनरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो उदयनराजे के लिए ये सीट मुश्किल में है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है कि कांग्रेस ने जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भूमिका ली, त्याग किया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कांग्रेस 4-5 सीट चुनाव के पहले ही गंवा चुकी है। तो ऐसा सातारा में अगर पृथ्वीराज चौहान लड़ते तो श्योर सीट था, तो एनसीपी क्यों नहीं टिकट मिला उनको? एनसीपी ने वर्धा, पवार ने दिया नहीं क्योंकि वो तुतारी पे लड़ो बोले। पवार बोले हमारे चिन्ह पे आप लड़ो तो मैं तारी पे लड़ो। हाँ, तो ये है, तो थोड़ा सा अगर ये भिवंडी सांगली का वैसे मुंबई ही, में कोई मजेदार सीट? लेकिन सांगली मुंबई के पत्रकार पूरे प्रदेश में आते हैं, उसमें पुणे के पत्रकारों के पास आया हूँ, बताइए मुंबई की सीटों के मुंबई बारे में में। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मुंबई में शिवसेना ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे यहाँ से महायुति से लड़ रही है, लेकिन वहां तो 2 या 3 सीटों के उम्मीदवार में भी तय नहीं हुए रहे। हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम। एक बात ऐसी थी कि राम नाईक जैसे बहुत अच्छे या रामभाऊ मालगी जैसे लोग ठाणा से आते थे, तो अभी उम्मीदवार देर से आने की वजह से वहाँ की फाइट में उतना मजा नहीं है और उतने टाइम भी नहीं मिल रहा है उनको प्रचार के लिए। वहाँ पे एक मजेदार सीट ये है कि अमोल कीर्तिकर उद्धव गुट से लड़ रहे हैं और उनके पिता शिंदे गढ़ से है, तो वो बोल रहे हैं कि उनके गजानन ऊपर गजानन उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े, तो बोलते हैं कि मेरा जो बेटा है वो निष्पाप है, लेकिन मैं उनको वोट नहीं करूंगा। जैसे एंटनी ने बताया मैं वोट नहीं करूंगा, एंटनी और हाँ, तो वहाँ पे कीर्तिकर बोल रहे हैं कि मैं वोट नहीं करूंगा। एक नारायण राणे की सीट भी वहाँ है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में। नारायण राणे जी को सबसे लास्ट उनका नाम अभी डिक्लेयर हुआ वो सीट के लिए। वहाँ और भी एक भैया सामंत इंटरेस्टेड थे, विनायक राउत तो शिवसेना से हैं, किरण सामंत के भाई मिनिस्टर है किरण सामंत यहाँ स्टेट में, उनके भाई वहाँ से इंटरेस्टेड थे, उदय सामंत के भाई किरण सामंत। चलिए अब थोड़ा ये इंटरेस्टिंग बड़ी देर से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आप लोगों के सवाल हैं? 1 2 3 4 5 जी, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, नाम बताइए, माइक छोड़ दीजिए। मेरा नाम निशांत है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब करता हूँ। एक्चुअली मैं ललन टॉप को फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू, सवाल पूछिए। मैं एक्चुअली शिरूर सीट के बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज मैं जितना फॉलो करता हूँ ललन ब्रो बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, शिरूर कौन जीत रहा है ऐसा बताना है। नहीं, शिरूर मुझे लगता है केक वॉक दे दिया है एनसीपी को, अमोल कोले वहाँ से जीत रहे हैं, बट बीजेपी ने ये क्यों छोड़ा है, इस तरीके से क्यों छोड़ ऐसा दिया कुछ इसे? आप लोगों के पास फीडबैक आया कि शिरूर में दे आर नॉट पुटिंग अ गुड फाइट? वहाँ का कैंडिडेट भी अभी 3-4 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है, वो भी शिवसेना से। हाँ, तो आपका सवाल हो गया। 3-4 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ था शिरूर का। शिरूर में जो डॉक्टर अमोल कोल्ले है, अमोल कोल्ले के खिलाफ शिवाजीराव आढळराव पाटिल है। तो बेसिकली बात ऐसी थी कि अमोल कोल्ले जो है, बहुत दिन अजित पवार जी को ऐसा लग रहा था कि अमोल कोल्ले अपने साथ आ जाएंगे, तो लेकिन अमोल कोल्ले आए नहीं और अमोल कोल्ले के खिलाफ खड़े रहे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, प्रॉब्लम हो गई कि अजित पवार को ऐसा लगता था कि अमोल कोल्ले ही अपने पास आ जाएंगे, लेकिन अमोल कोल्ले नहीं आए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि दिलीप वलसे पाटिल अपने गुट से लड़ेंगे, लेकिन दिलीप वलसे पाटिल ने इनकार कर दिया। तो जगह तो आ गई, सीट तो अपने इस पर आ गई, लेकिन उम्मीदवार नहीं था। फिर शिंदे सेना के उम्मीदवार जो है शिवाजीराव आढळराव पाटिल, वो आ गए। और भी सवाल ले लेंगे ना। हाँ जी, पूछिए। नहीं, ये मेरे पास। क्या नाम है आपका? नाम वो छोड़ दीजिए, नाम और काम। जी, मेरा नाम एडवोकेट सुकेश पासलकर हो और मैं यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अभी आप जो चर्चा कर रहे थे सभी, तो एक बात छूट रही है आपके सबके इसमें कि पिछले 4 इलेक्शन है, 2004 से लेकर 2019 तक सारे इलेक्शन नेशनल इश्यू पे लड़े गए। आप ले लीजिए 2004 में इंडिया शाइनिंग का था, 2009 में यूपीए के परफॉर्मेंस पे लड़ा गया था, 2014 में अच्छे दिन थे और 2019 में पुलवामा अटैक था। ये पहली इलेक्शन है 4 इलेक्शन बाद में जहाँ पे कोई नेशनल इश्यू पे, महाराष्ट्र में तो कोई चर्चा नहीं हो रही, जहाँ पे जो भी चर्चा हो रही है वो लोकल इश्यू पे। और एग्जाम्पल ले लिए
सवाल क्या है? पूना का इलेक्शन जो चल रहा है वो अभी लोकल जो तीनों कैंडिडेट वो कॉर्पोरेशन के इशू पे मार रहे ये हाँ तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है। लेकिन ये सिर्फ आप पूना में नहीं है, जी। ये सिर्फ पूना में नहीं है, ये सर पूरा सर एक सेकंड। सवाल थोड़े छोटे रखेंगे, अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो हम बाद में सुन लेंगे, है ना? हाँ नहीं वही तो उसको थोड़ा सा शॉर्टली से तो उसके पीछे मकसद ये है वकील साहब कि ज्यादा सवाल ले सकें, है ना? बताइए साहब, क्या नेशनल मुद्दे मैं नहीं, आपको क्योंकि बताता हम लोग हूँ, जब ग्राउंड ये पे सिर्फ- घूम रहे हैं तो हमें नेशनल और स्टेट के मिक्स मुद्दे दिख रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग टू नॉन पॉलिटिकल वोटर्स, जो मतलब जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है, उनसे बात कर रहे हैं तो वो नेशनल इश्यूज भी बता रहे हैं, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक इश्यूज भी बता रहे हैं। ये सिर्फ पूना में नहीं है, सब महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में स्टेट सेंटर के इलेक्शन करने की कोशिश महाविकास आघाड़ी कर रही है। ओके मतलब वो बोल रहे हैं मोदी वर्सेस ये राहुल गांधी, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया था कि आदित्य ठाकरे को मैं ग्रूम करूंगा और फिर सीएम बना दूंगा। तो ये इलेक्शन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उद्धव ठाकरे है, महायुति ऐसा होना फोकस कर चाहिए। रही है नेशनल सुनो, और इश्यूज क्या पे है? और आघाड़ी और एक स्टेट बात इश्यूज महाराष्ट्र पे। में, और एक बात महाराष्ट्र में, बाकी लोगों के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये देश के नेता है, महाराष्ट्र के लिए गुजराती है, ऐसा परसेप्शन महाविकास आघाड़ी ने तैयार किया है। तो ये गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र ऐसा भी किया है। तो ये लड़ाई ये सुनो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, बीजेपी क्या है ना, तो लोग मोदी नहीं देखते यार, इन्होंने सरकार तोड़ दी, इन्होंने पक्ष पार्टी फोड़ दी। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन महाराष्ट्र धर्म के बारे में होना चाहिए, ये इनकी रणनीति है। महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट और युवकों की प्रॉब्लम ज्यादा इंसिस्ट की जा रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। रोज की जीवन मर्रा जीने की मरने की जो बेरोजगारी चीजें हैं, और महंगाई पे फोकस कर रहे हैं आता वो। है, तब वहाँ नेशनल फिगर्स खड़े नहीं किए जाते हैं। तो जब अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। आम वोटर से मिले तो वो बोलते एक हाँ सुन तो आम जवाब वोटर तो से- सुन लीजिए। आम वोटर से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि लोग खुद बोलते हैं कि राम मंदिर हुआ अच्छी बात हुई, अब कौन बोल, लेकिन अभी मेरा पेट नहीं भरने वाला है। तो इसके ऊपर बोलो, बेरोजगारी के ऊपर बोलो, तो एक सर एक निरीक्षण है कि लोग बोल रहे हैं। 2019 में बोल नहीं रहे थे, लेकिन 2024 में ये हो रहा है कि लोग इन मुद्दे पे बोल। और एक ही जो नरेंद्र क्वेश्चन मोदी पुणे का बोल रहे हैं कि 400 एक पार, मिनट, इस बार एक 400 पार, तो महाराष्ट्र में इतने सारे गठबंधन को क्यों तोड़ा है उन्होंने, कि सारी इनकी जरूरत है वो क्यों लगी है भाजपा को? नहीं पर मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि जैसे ये सवाल है कि उन्होंने क्यों तोड़ा, तो इसमें तो ये लोग तो जर्नलिस्ट हैं, ये लोग तो पार्टी प्रवक्ता नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा आपके बाला साहिब नाम है आपका, लेकिन मुझे आपका नाम याद है। अरे भैया थोड़ा ये तो किसी को जो दूसरे सवाल पूछ रहे हैं उसमें दिलचस्पी नहीं है, जवाब में दिलचस्पी है। मेरा सवाल ले लो बस। बाला साहेब ये पूछ रहे हैं कि यदि बीजेपी यहाँ इतनी मजबूत थी तो उसे एनसीपी, शिवसेना उसमें तोड़ हुई, उनको साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी मैंने ये सवाल बीजेपी वालों से बोले हमारे साथ शिवसेना गई तो हमें नए अलायंस चाहिए थे, पर आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, वहां से लेकर आज तक बीजेपी अभी तक अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में खड़ी नहीं हो पा रही है। पहले तो शिवसेना थी, पर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है पिछले 2 चुनाव नहीं, से। वो तो आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, विधानसभा महाराष्ट्र की बात में- कर रहा हूं। नहीं महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन वो खुद के बलबूते पर नहीं आ पाई है। कांग्रेस युक्त 105 सीट ही उनके आ रहे हैं, वो खुद गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती है। एक सेकंड जो कि 90s में आखिरी बार। अनदर थिंग इज अरे सर आखिरी बार ये कब हुआ था जब एक पार्टी अपने दम पर बहुमत लाई हो महाराष्ट्र में? 1990 में 84 कांग्रेस आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, आफ्टर यहाँ महाराष्ट्र में। नहीं जब ये सुधाकर नाइक और सभी शरद जगह। पवार बने थे सीएम तब नहीं था बहुमत उनके पास। नहीं बहुमत तो उस वक्त कांग्रेस 90s के में। पास था ही। 91 तक नहीं ऐसी मैं ये पोजीशन समझना महाराष्ट्र चाह रहा में हूँ थी। कि आखिरी बार महाराष्ट्र में 1985 में सबसे ज्यादा सीट्स महाराष्ट्र में मिली थी विधानसभा में, जब वसंत दादा पाटिल चीफ मिनिस्टर थे। और 1990 में आखिरी बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, कांग्रेस को, या तब पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 1985 only was the last time when Congress was in majority full on their own, किसी की बलबूते की जरूरत नहीं। 85 आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद से फिर अलग अलग युतियों को ही मिला। कोalition गवर्नमेंट ही रहा पूरा। सर मेरा नाम सुलेमान शेख। अभी का जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है वो रिजर्वेशन, पार्टी स्प्लिट और तुष्टीकरण 3 मुद्दों पे है। तो फिर फसल के दामों पे वोट नहीं मिलेंगे, एजुकेशन पे वोट नहीं मांग रहे, या कोई एम्प्लॉयमेंट पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन, पार्टी स्प्लिट और तुष्टीकरण। दिस इज पार्टली ट्रू। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़े 3 मुद्दे जो है उसमें से बेरोजगारी है, देन फार्मर सुसाइड है, महंगाई है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं महाराष्ट्र में अभी। रिजर्वेशन पे थोड़ा सा बताइए हम लोग। रिजर्वेशन अरे एक सर सवाल तो सुन लीजिए। हाँ
जो हम लोग मनोज जरांगे का बार बार नाम सुन रहे हैं और उसके पहले धनगर आरक्षण की बात हुई, थोड़ा यहाँ पे आरक्षण को लेके किन किन जाति समूहों के आंदोलन चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति, इसके बारे में बता दें। मेजर आंदोलन जो है वो मराठा का है, लेकिन उसको ओबीसी के बहुत सारे गुटों ने विरोध किया कि हमारे गुट में से उनको रिजर्वेशन मत दीजिए, इसलिए वो एक झगड़ा चल रहा है। धनगर ओबीसी बोल रहे हैं कि हमें भी उसी तरह से आरक्षण चाहिए, वो झगड़ा चल रहा है। उसके बाद माइनॉरिटीज़ में से भी आरक्षण मांगा जाने वाला है, जिसमें जैन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ये चक्कर चलता रहेगा, लेकिन जरांगे ने जो शुरू किया है उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट या असर ये पड़ने वाला है कि उसमें कास्ट वाइज पोलराइजेशन पहली बार महाराष्ट्र में इस इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए इतना मुद्दा अहम है। तो भाजपा चाहता है कि छगन भुजबल नासिक से लड़े। अभी तक नासिक की जगह तय नहीं हुई है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छगन भुजबल यहाँ लड़ते तो जीतते हैं। ओबीसी माधव में से वो एपी सेंटर है मराठा आरक्षण आंदोलन का। माड़ी माधव जो भाजपा का फॉर्मूला है, धनगर जानकर हो गए, वंजारी पंकजा मुंडे हो गई, और माधव माड़ी छगन भुजबल। तो ये फॉर्मूला है इसमें बीजेपी। ये भाजपा का फेवरेट फॉर्मूला था पहले। और बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी को ये हिंदू अम्ब्रेला में ये इलेक्शन जाने चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन ये इलेक्शन जात पर जा रही है, ये इनके लिए प्रॉब्लम है। ये जरांगे ने नैरेटिव जो सेट किया है बॉस, वो कोई हिला नहीं पा रहा है अभी तक। वो नैरेटिव जाति पे जा रहा है, हिंदुत्व का इशू तो बाजू हो रहा है, साइडलाइन हो गए। मेरा नाम विनय महाजन है, मैं विदर्भ से आता हूँ। शरद पवार कहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये स्थानिक लेवल की है, पर देवेंद्र जी हो या और जो बीजेपी के लीडर है या महायुति के लीडर है, ये बार बार वो बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र जी मोदी इनके बीच में है। देखिए, ये जो एक मिनट सर पूरा करता हूँ, ये जो मोदी फैक्टर है और मतलब और जो लोगों की भावना है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो बड़ी कंपनी है वो गुजरात में चली गई, और जो आरक्षण का मुद्दा आया था, धनगर आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो केंद्र में प्रलंबित है। धनगर और धनगर का जो ये वाद है, तो इस और धनगर समाज या ओबीसी समाज बीजेपी की वोट बैंक है, इस सब को देखते हुए जो मोदी फैक्टर है ये महाराष्ट्र में कैसे काम करेगा और कौन से चुनाव क्षेत्र में अधिक या कम ज़्यादा काम मुझे लगता है मोदी फैक्टर महाराष्ट्र में इतना पावरफुल नहीं है जितना बाकी स्टेट्स में हो सकता है। उसकी वजह दो है, इसीलिए तो वो डर लग रहा है, इसीलिए तो यहाँ की पूरी पब्लिक रैलीज बढ़ रही है। अमित शाह और मोदी जैसे सबसे बड़े नेता पूरी देश के सभी स्टेट से ज़्यादा टाइम 19 या 22 रैलीज पहले फेज में महाराष्ट्र में ले रहे हैं। इसका मतलब देखिए आप क्या है, जो भी अगर नेशनल इश्यूज पे लड़ना होता या वो है कि यहाँ पे मुश्किल लड़ाई में फंसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जी अगला सवाल, नाम बताइए। मेरा नाम सचिन है, मैं अभी यूनेस्को जीवाईसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है सर, जो कोई भी गवर्नमेंट आए, जो पावर डायनामिक्स है, पावर ईपी सेंटर है, ये पुणे और मुंबई रहता है, और जो डेवलपमेंट का बात है वो होता नहीं है विदर्भ और मराठवाड़ा में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतने सालों से ये चीज़ें होती आ रही हैं। आरबीआई के एडवाइज़र है डॉक्टर अजित रानडे, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो भी कुछ डेवलपमेंट होती है 80% 3 जिले में होती है। तो ये तो बिल्कुल मुश्किल है ही, और इस पर फोकस इसमें बेसिकली पुणे है, मुंबई है, और उन्होंने ठाणे बताया था। तो पुणे, मुंबई, ठाणे ये 3 जिले हैं, वही सब कुछ चलता है। बाकी नासिक भी है, औरंगाबाद है, नागपुर है, लेकिन वो भी बहुत कम है। तो ये जो अनुशेष हम बोलते हैं, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली और वो तो कहीं भंडारा गोंदिया सब यहीं पे आए हैं। वो तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं है। हाँ। सब जो भी कुछ हो रहा है सारे कोने बता दिए जी। सारे कोने बता दिए इसीलिए। अरे पुणे, मुंबई, नासिक ये गोल्डन ट्रायंगल है। मराठवाड़ा का सेंटर जो है औरंगाबाद है, जैसे हमने बताया था। नागपुर का, विदर्भ का सेंटर जो है नागपुर है। कोंकण का सेंटर जो है रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे वगैरह जो है वो हमने बता दिया। लेकिन वहाँ कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। जो भी होता है पुणे, मुंबई। अब सब यहाँ के लड़के सब बाहर से है, आते हैं पुणे में ही, उन्हें जॉब भी चाहिए पुणे में ही। अगर बोला गया कि पुणे के बाहर जाओ तो लोग पुणे के बाहर जाते नहीं है। तो ये भी बड़ी दिक्कत है। मैं आपको बताता हूँ सौरभ जी, पुणे का पॉपुलेशन, पुणे, पिंपरी चिंचवड और PMRDA कम से कम 1.5 करोड़ है, और 1.5 करोड़ पॉपुलेशन के दुनिया में देश भी कम है। इसराइल की पॉपुलेशन 80 लाख है और पुणे के पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सालवी है, मैं MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे से हूँ। मेरा ये सवाल है कि जैसे कलमाड़ी जी है, उनके बाद पुणे में कोई लीडरशिप कांग्रेस की नहीं हो सकती, वैसे गिरीश बापट जी है, उनकी डेथ के बाद बीजेपी के कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं क्या पुणे में? क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार नहीं है। को भी लीडरशिप क्राइसिस हो सकता है। लीडरशिप क्राइसिस तो है ही, लीडरशिप क्राइसिस दोनों जगह है। लेकिन ताकि अब मुरलीधर मोहोल खड़े हैं, मुरलीधर मोहोल अगर MP बन जाते हैं, तो पहले मेयर थे, तो शायद लोगों को और उनको भी ऐसा लगता है कि पुणे के लिए, बीजेपी के लिए एक नया फेस आ सकता है मुरलीधर मोहोल के रूप में। ऐसा बीजेपी को लगता है, और कांग्रेस को लगता है कि ताकि रविंद्र धंगेकर अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं,
और कस्बा के चुनाव के बाद तो मतलब उनका महत्व बहुत ही बढ़ चुका है, तो उनको भी लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ा नेता बन जाएंगे। जी, नाम बताइए। सर एक खासियत बता दो पुणे की। तो पुणे का जो चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है, पिछले 25 साल से यहाँ से चुन के जो आता है एमपी, उसी विचार की सरकार केंद्र में होती है। 96 में प्रदीप रावत थे। इस तरह के हम बहुत संयोग और प्रयोग पूरे देश में देखते सुनते हैं, पर वो 543 सीटों से चुन के आएंगे। 25 साल से है। जी, नाम क्या है? नमस्ते सर, मैं गीता वाडेकर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। एज अ लॉयर मुझे पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, लेकिन हमारे देश में बहुत अनअवेयरनेस है, लोगों को पता नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और उसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि रिजर्वेशन निकल जाएगा। और इसी हिसाब से जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में पहले से ही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये तो कोई मुद्दा नहीं है, मैं आपको इतना ही बताता हूँ। हाँ वकील साहब, थोड़ा आपको सवाल और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल आप ये पूछ रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनावी मुद्दा है क्या? यस। अच्छा, यूनिफॉर्म से आप लोग जब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग के लिए जाए, जैसे हम लोग जब जा रहे हैं, तो जो हमें 2 तरह के वोटर मिल रहे हैं। एक हैं जिनको परवाह ही नहीं है, जाएंगे देखेंगे, इसीलिए ये सबसे डल इलेक्शन लग रहा है हमें 1957 के चुनाव के बाद। दूसरा जो पॉलिटिकली एक्टिव वोटर है, वो जाहिर सी बात है जिस विचार जिस दल की प्रति प्रतिबद्धता रखता है उसको बढ़ता है। पर आप लोगों को ग्राउंड पे यूनिफॉर्म सिविल कोड या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनका रेजोनेंस दिख रहा है क्या? मैंने बताया मैंने इतनी इलेक्शंस कवर की है, मुझे इस इलेक्शन में याद आ रही है 2004 की। जैसे कि इंडिया शाइनिंग का बहुत माहौल करने की कोशिश की, लेकिन माहौल बना नहीं, और जो लोकल मुद्दे हैं वही लोकल मुद्दे जो है आगे आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा नहीं, CAA का मुद्दा नहीं, 370 का मुद्दा नहीं, तो राम मंदिर का भी मुद्दा बहुत ही मतलब कम है। तो मुझे लगता है कि ये नेशनल लेवल पे ये मुद्दा है, लेकिन जहाँ पे मोदी फैक्टर दिखता है अर्बन पॉकेट्स में, वहाँ पे लोग बोलते हैं CAA, राम मंदिर और ये, लेकिन जो बाकी जो है नहीं, वहाँ पे मैं लोग थोड़ा बेरोजगारी और महंगाई। मेरी से आप लोगों से थोड़ी सी नाइत्तेफाकी है। मैं अभी तक तमिलनाडु, केरल, असम, बिहार और अब महाराष्ट्र में हूँ, और हमारी बहुत कोशिश रहती है कि ऐसे वोटर्स से बात की जाए जो अदरवाइज़ बहुत वोकल नहीं है ना, कभी वो 8वें, 10वें, 20वें मिनट में। तो ये सब भी मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में भी आपको बेरोजगारी मुद्दा आपको है। महाराष्ट्र में भी लगा ऐसे बारामती में या बाकी जगह? जब वहाँ पे भी हम लोगों ने जब बात की, तो कुछ लोगों के लिए, मुझे कल कुछ स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने कहा कि इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ी है, पूरी दुनिया इंतज़ार करती है कि रूस यूक्रेन के युद्ध पे भारत का क्या रवैया, क्या नज़रिया होगा, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो भी एक व्यू पॉइंट है ना। तो महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, अलग अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व, बट एट द सेम टाइम जो नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप को जैसे प्रेजेंट करती है कि बहुत डिसाइसिव हैं, बड़े फैसले लिए, तो उसका भी हमें ग्राउंड पर रेजोनेंस दिखता है। मुझे ऐसा लगता है डिसाइसिव होगा कि नहीं होगा वो 4 जून मुझे को ऐसा पता लगता है ग्राउंड पर जो है ना, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है ऐसा मुझे लगता नहीं, बाकी मुद्दे लगते नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाजू में जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे ये है कि स्ट्रांग लीडर है, और मोदी के सिवा कौन है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर मोदी नहीं तो कौन है? और 4 और 24 की बहुत चर्चा हो रही है। सौरभ जी, सिर्फ एक सेंटेंस में जोड़ता हूं कि बेसिकली ये जो इलेक्शन है, ये है पार्लियामेंट्री, लेकिन ये अध्यक्षीय निवडणूक जैसा होना चाहिए। ये जो बीजेपी जनादेश जनमत हो रहा है, हाँ, तो ये हो रहा है, ये बात सही है जी। हाँ जी, एक सेकंड जी, पूछिए। लड़कियां वैसे ही कम सवाल पूछती हैं, इसलिए मुझे बहुत देखना पड़ता है कि पूछें, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भाई साहब कुर्सी आगे कर लीजिए। हाँ, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? छोटी छोटी। ममता सर, आपने इतनी देर में बोला कि महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वगैरह, लेकिन इलेक्शन से पहले जो हमारे मेन नेता हैं, हम उनकी स्पीचेस में देखते हैं कि स्पीच इन सब पे है नहीं। तो महाराष्ट्र में कितना वर्ग उन मुद्दों पर वोट देगा आपको लगता है? जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी PM है, उन्होंने भी आपने देखा कि स्पीच में क्या बोला, और इलेक्शन कमीशन का उस पर कॉमेंट भी नो कॉमेंट था। तो उन मुद्दों पर महाराष्ट्र की जनता कितनी प्रभावित है? क्योंकि आपसे लग रहा है कि वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं, पर जब हम स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो वो मुद्दे भी निकलते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, एक बात ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जैसा कि पहला चरण हो गया, पहला चरण होने के बाद नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, भाषा बिल्कुल बदल गई। नरेंद्र मोदी अचानक से हिंदू मुस्लिम बोलने लगे, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था वो बोलने लगे, मुस्लिमों का पहला अधिकार वगैरह वो बोलने के लगे। तो ये नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है। काउंटर नैरेटिव जो है राहुल गांधी का है, वो
अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, जाति के बारे में है, पिछड़े वर्गों के बारे में है, तो मुझे लगता है कि दो नैरेटिव है। अब पर इन नैरेटिव को जमीन पर पहुंचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल माइट वो भी एक फैक्टर है क्या? वो है, वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल क्योंकि है। अंततः हमें लगता है चुनाव इस पर भी होता है कि कौन अपने बूथ पे कितने वोट गिरवा ले रहा है, खासतौर पे एक डल चुनाव में जो किसी किस्म की एंटी गवर्नमेंट या प्रो गवर्नमेंट लहर से प्रभावित नहीं है। बट सौरभ, उसमें एक सेंटिमेंट की भी बात है, जो पब्लिक परसेप्शन है, यहाँ जो तोड़जोड़ हो गई या पार्टीज तोड़ी गई, पॉलिटिकल एब्डक्शन जिसको हम कह सकते हैं, वो हो गया। इसके बारे में बहुत ये एक तीव्र आप भावना कह रहे हैं कि लोगों महायुति के को मन इसका में है। नुकसान है। बहुत सेंसिटिविटी। महाराष्ट्र में तो मतदारों की परीक्षा है, नेताओं की परीक्षा से ज़्यादा मतदारों की परीक्षा है, क्योंकि उनको गारंटी नहीं है कि मोदी की गारंटी अलग बात है, मेरा नेता किस पार्टी में जाएगा वोट देने के बाद, इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, ये भाई महाराष्ट्र वालों को बड़ी समस्या है। तो ये 2019 के मतदारों की उत्तरार्ध में परीक्षा। उन्होंने वोट दिया, तो जनादेश मिला भाजपा और शिवसेना को, जो कि तब एक थी। है, अतिरिक्त शब्द खर्च करने पड़ते हैं हर बार। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 2.5 साल, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। तब वोट दिया था उनको, लेकिन उद्धव ठाकरे चले गए उधर। एनसीपी और कांग्रेस, जिनको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला था, फिर उधर से उठ के चले आए दो इधर कि मुझे पक्ष में बैठना है, और सबसे मजेदार तो अजीत दादा हैं। नहीं, और यंगर जनरेशन का ये कहना है कि आपको अगर उधर ही जाना था तो हमने आपको वोट क्यों दिया, हम सीधा उनको ही वोट देते ना। आपको अगर बीजेपी के साथ जाना था, चाहे ईडी हो या आपको प्रेशर हो आपके ऊपर, कुछ भी हो, आपने वहां जाने का फैसला जो किया वो हमें तो ये बात यंगर जनरेशन शिवसेना से भी पूछती है क्या कि हमने आपको एनडीए में वोट दिया था, आप उधर क्यों चले गए? शिवसेना को भी पूछेगी और एनसीपी को भी पूछेगी, यानी कि अजित पवार को भी पूछेगी और एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी पूछेगी। और कांग्रेस बचे हुए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस तो बचा हुआ है, बची इसमें हुई है। कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस में अभी थोड़ा बहुत अनबन चलती है इंटरनल, लेकिन ऐसा नेता नहीं है। कौन है बड़े प्रदेश स्तर के कांग्रेस के? 2-4 नेता जो बचे हुए हैं उनके नाम बताइए। कांग्रेस जितनी भी बची हुई, सुनो, नहीं, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ। आपने 2-4-5 कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश आपने स्तर बोला, के। बता दो, आपने बोला कांग्रेस बची हुई है, मैंने बोला कि जितनी भी कांग्रेस बची हुई है। नहीं, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कौन बड़े नेता हैं। कांग्रेस में बहुत कद्दावर अच्छे नेता है, जैसे यहाँ के पृथ्वीराज चव्हाण है, जिनको टिकट नहीं दिया गया, बाला साहब थोराट है, नाना पटोले है, नाना पटोले, सतेज पाटिल है। नाना पटोले जो स्पीकर थे, फिर रिजाइन करके प्रदेश अध्यक्ष बने, बड़े फाइटर टाइप के लीडर माने जाते हैं। प्रदेशाध्यक्ष है, बीजेपी से एमपी भी रहे वो 5 साल। प्रदेशाध्यक्ष है वो, प्रदेशाध्यक्ष है। सतेज पाटिल वहाँ अच्छे, यशोमती ठाकुर तो है। ये बताइए, जो कांग्रेस से नितिन राउत, कुणाल राउत है, मतलब बहुत अच्छे नहीं, अच्छा एक सेकंड सर। हाँ, कुणाल भाई, ये बताइए, सवाल तो सुनिए। कांग्रेस से जो ये कई नेता गए, जैसे अशोक चौहान गए, है ना, मुंबई से कई लीडर गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, कुछ लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हैं, कुछ लोग कुछ, इससे फर्क पड़ा कुछ? लोगों के मन में बहुत गुस्सा है इसके बारे में कि आप वहां गए तो ठीक है, जिस विचारधारा के लिए 15-15, 20-20 साल से हमारे 3 पुख्तों ने या 3 जनरेशन ने आपको वोट दिए, आप सीधा उठ के वहां चले जाते बिकॉज ईडी ट्रबल्स यू। आपको लगता है कि एज आपका 65 ईयर्स है और लास्ट आपके 5-10 साल जेल में ना जाए, इसलिए आप जा रहे हैं वहाँ। तो आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक परसेप्शन क्या है, ये मैटर करेगा महाराष्ट्र में। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो सिंपैथी है उद्धव ठाकरे और शरद पवार को, लेकिन क्या ये सिंपैथी कन्वर्ट होगी मतों में और सीटों में, तो ये एनकैश करने के लिए इन लोगों ने क्या काम किया है कि नहीं, ये मैटर करता है। दिस इज लाइक अ रैली ऑफ राज ठाकरे। परसेप्शन और ग्राउंड जी, रियलिटी क्या है रैली ऑफ राज ठाकरे? रैली ऑफ राज ठाकरे मतलब वहां 1.5 लाख लोग वहां इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन उसमें 320 भी वोट नहीं मिलते हैं। दिस इज राज ठाकरे रैली। मैं यही तो बोल रहा था, जितने वोट नहीं मिलते उतनी ज्यादा चर्चा भी हो गई है। नहीं वही, लेकिन परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटी अगर मैच होगी जी, तो ही कस्बा कर्नाटक हो सकता है। नहीं सर, अब समय पूरा हो गया है, मैं माफी चाहूंगा। महाराष्ट्र पर ये पॉलिटिकल मास्टर क्लास यहीं समाप्त होती है। आप तीनों लोगों ने अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणियों से हमें समृद्ध किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।